कहानी है थियोडोर मिलर नाम के एक ऐसे मैजिशियन की जिसके की पास किसी भी तरह का मैजिक नहीं था। यहां तक कि वो तो माना तक का भी यूज नहीं कर सकता था। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो एक ट्रैश था। मगर फिर एक दिन अचानक उसकी मुलाकात हुई ग्लटनी नाम के क्रीचर से, जो कि एक ग्रिमवार था। और अब हम देखेंगे कि आखिर कैसे उस ग्रिमवार ने हमारे मेन कैरेक्टर थियोडोर को एक ट्रैश से बदलकर इस दुनिया का नंबर 1 मैजिशियन बना दिया। कहानी की शुरुआत में हम थियोडोर मिलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि खुद से कहता है कि वो कभी भी मैजिशियन नहीं बनेगा। उसकी आंखों पर जेल की सलाखों की परछाई पड़ रही थी। कैदियों के लिए बनी कोठरी की गहराई से आती शैडोज उसके चेहरे को ढक रही थीं। वो धीरे धीरे चलता हुआ अरीना में पहुंचा और हवा में लटके हुए एक विशाल मैजिकल ऑब्जेक्ट के सामने आकर रुक गया। वो एक ही जगह स्थिर खड़ा हो गया। कहानी बताती है कि यही जगह रॉयल चैंपियनशिप ऑफ मैजिक के फाइनल की है, जहां स्टूडेंट टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला हो रहा है। अरीना की तरफ आगे बढ़ते हुए उसने अपने जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया और हल्की सी हरकत में जैकेट उतार दी। उसी पल उसके सामने एक लड़की आ गई। ध्यान लगाते हुए थियोडोर ने अपने हाथों में माना का आग जैसा बादल बनाया। उसने अपनी हथेलियां कस लीं और फिर जैसे ही उसने अटैक किया, अरीना में धूल का एक बड़ा बादल उठ खड़ा हुआ। इतिहास बताता है कि ये लड़ाई लैगिंग ब्यूरन एकेडमी के स्टूडेंट थियोडोर मिलर और ब्लू टावर की राइजिंग स्टार सिल्विया अडंकस के बीच हो रही है। धुएं के पर्दे के भीतर झुककर बैठे थियोडोर ने अगली चाल का इंतजार किया। उसके चेहरे पर घबराहट और उत्साह दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। धुएं के बीच से नीली माना की धाराएं दिखाई देने लगीं। कई मैजिकल क्रीचर्स की परछाइयां उसके सामने उभर आईं। जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। उसी पल सिल्विया की टेक्निक ने हमला किया, जोरदार शोकवेव से। थियोडोर जमीन पर गिर पड़ा। अपनी बाहें क्रॉस करते हुए वो किसी तरह सिल्विया के हमले से बच गया। जमीन से धक्का लेकर वो उसकी टेक्निक की पकड़ से बाहर निकल आया। फिर से मैजिकल क्रीचर्स ने मेन कैरेक्टर पर हमला करने की कोशिश की। सतर्क होते हुए थियोडोर ने मित्रा को बुलाया। अचानक उसके पीछे एक छोटी लड़की प्रकट हुई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सिल्विया की टेक्निक को रोक दिया। धुएं के बादल के बीच से रोशनी की एक चमक उभरी। जो उसने देखा उससे सिल्विया के चेहरे पर हैरानी छा गई। थियोडोर के हाथों में चमकता हुआ ऑरा जमा हो रहा था। उसने अपनी हथेलियां कस लीं। मेन कैरेक्टर एक ही जगह स्थिर खड़ा रहा और सिल्विया की तरफ उसने एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया। उसकी टेक्निक सीधे एंड्रूस की ओर बढ़ी। चिंता से भरे चेहरे के साथ सिल्विया ने हमले को रोकने की कोशिश की। उसके हाथों में फिर से मैजिकल स्टाफ दिखाई दिया। जो उसने देखा उससे सिल्विया के चेहरे पर सच्चा झटका साफ दिख रहा था। गुस्से में थियोडोर ने दांत भींच लिए। भयंकर लड़ाई के ऊपर एक अनजान वस्तु अब भी हवा में लटकी हुई थी। स्टैंड्स में बैठे लोग नतीजे के इंतजार में जड़ हो गए। बैटलफील्ड से उठी धूल ने सिल्विया के चेहरे को ढक लिया। थियोडोर की नजर चिंता से भर गई। जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। उसकी नजर सिल्विया पर अटक गई, जो हवा में तैर रही थी और उसके ऊपर कई तीर मंडरा रहे थे। एंड्रस की आंखों में नीले ऑरा की धाराएं बह रही थीं। डर और गुस्से के साथ थियोडोर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और फिर से हमला करने की तैयारी की। सिल्विया के खुले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। ध्यान लगाकर थियोडोर ने अपनी हथेली उठाई और उसने भी सिल्विया पर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया। अब हम देखते हैं उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सीन पास्ट में आता है। थियोडोर की पीठ की तरफ हाथ बांधे खड़ा एक आदमी उसे देख रहा था। उसने फिर वही बात याद दिलाई और दोबारा पूछा कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों लेना चाहता है। हल्का सा मुंह खोलकर थियोडोर ने कहा कि इसका कारण मैजिशियन बनना है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं धुंध से ढकी सड़क पर एक साइन लगा था जो बताता था कि वहां एक स्टोर है। अपने वर्क प्लेस पर बैठा द स्ट्रेंजर कागजात देख रहा था। एक डॉक्यूमेंट पर नजर डालते हुए उसने मेन कैरेक्टर का नाम लिया और पूछा कि क्या वो जानता है कि उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। नजर हटाते हुए थियोडोर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि उसे पता है। द स्ट्रेंजर ने बताया कि सभी सब्जेक्ट्स में सिर्फ 3 पॉइंट्स ही कटे हैं और अगर उन्हें न गिना जाए तो उसका रिजल्ट लगभग परफेक्ट है। मेन कैरेक्टर के खाली चेहरे को देखकर द स्ट्रेंजर ने कहा कि एकेडमी में टेस्ट लिखना सबसे जरूरी चीज नहीं होती। थियोडोर का शरीर शैडोज में ढका हुआ था। द स्ट्रेंजर ने बताया कि उसकी मैजिकल एबिलिटीज को देखते हुए भी बचे हुए समय में प्रैक्टिकल टेस्ट्स पास करना मुश्किल होगा।
ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। द स्ट्रेंजर ने कहा कि अगर सब कुछ ध्यान में रखा जाए तो वो एकेडमी से ग्रेजुएट होने की उम्मीद नहीं कर सकता। फिर वो हमारे थियोडोर से उसके कोर्स के बारे में पूछने लगता है। नजर झुकाकर थियोडोर ने बताया कि वो सेकेंड ईयर में है और अभी तक पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया है। चश्मा ठीक करते हुए द स्ट्रेंजर ने कहा कि 3 साल बीत चुके हैं, फिर भी वो सेकंड सर्कल की स्किल नहीं सीख पाया। आंखें बंद करते हुए थियोडोर ने मान लिया कि ये सच है। द स्ट्रेंजर ने कहा कि ये एक बेउम्मीद हालात हैं। थियोडोर ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया। लोगों की हंसी, दया और ताने उसे पहले से पता थे। द स्ट्रेंजर ने थियोडोर को एक लेटर देते हुए कहा कि ये उसका आखिरी मौका है। मेज पर हाथ रखते हुए उसने हर साल बुरी खबर देने के लिए माफी मांगी। लेटर के बीच एक लाल सील साफ दिखाई दे रही थी। द स्ट्रेंजर ने कहा कि ये साल तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका होगा इस एकेडमी को पास करने का, और फिर से थियोडोर से लेटर लेने को कहा। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि हकीकत यह है कि जिंदगी में वो हमेशा अकेला रहा है। थियोडोर का हाथ दरवाजे के नॉब की तरफ बढ़ा और स्ट्रेंजर के कमरे से बाहर आते ही उसने देखा कि वो छात्रों की भीड़ से घिरा हुआ है जिनके चेहरों पर जहरीली मुस्कान थी। लेटर को कसकर पकड़े हुए थियोडोर चाहता था कि वो लोग उसे देखना बंद कर दें। भीड़ के बीच से निकलते हुए उसे हर आवाज सुनाई दे रही थी। मजाक, सहानुभूति, हंसी, तिरस्कार, राहत और गालियां। उसका चेहरा सच्ची नफरत से भर गया। थियोडोर ने सोचा कि वो बहुत आगे आ चुका है, अब कान बंद करके सब नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर फिर वो आगे की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों का सहारा लेते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वो हर वक्त टूटे कांच पर चल रहा हो। उसके हाथ उन दरवाजों तक पहुंचे जिनके बाहर तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। दरवाजे खोलते ही थियोडोर एक विशाल लाइब्रेरी के सामने खड़ा था। सोचते हुए उसने कहा कि यही वो जगह है जहां से उसने अपनी किस्मत से लड़ना शुरू किया। कई किताबें हाथ में पकड़े हुए उसने महसूस किया कि वो सिर्फ पढ़ाई ही करता रह सकता है। इसी वजह से वो लाइब्रेरी आया, किताबों के बीच समय बिताने के लिए। हाथ मुंह तक ले जाकर थियोडोर ने सोचा कि वो इन किताबों को हजारों बार पढ़ चुका है। शेल्फ पर हाथ रखते हुए उसने महसूस किया कि इसी तरह वो जमा हुआ स्ट्रेस संभालता है। कार्ड के पास पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि लाइब्रेरी में लगभग कोई नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस को थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहां हमेशा शांति रहती है जो पढ़ने के लिए सही माहौल बनाती है। सोच में डूबा थियोडोर एक ही जगह रुक गया। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी और उसे लगा कि क्या ये किताब हमेशा से यहां थी। उंगली रखते हुए उसने महसूस किया कि वो इसे पहली बार देख रहा है। अचानक एक रहस्यमयी क्रीचर ने उसकी उंगली को जकड़ लिया। थियोडोर चौंक गया। अगले ही पल एक मॉन्स्टर कहीं से उभरा और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। लगभग पूरी तरह जकड़ा हुआ थियोडोर ये देखकर सन्न रह गया। उसने मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए। हाथ से चेहरा ढकते हुए उसने किसी की आवाज सुनी जो उसे पुकार रहा था। डरे हुए थियोडोर को देखकर उस अनजान क्रीचर ने पूछा, क्या वो उसे सुन सकता है? हाथों के सहारे झुकते हुए थियोडोर सोचने लगा कि क्या उसने सच में अभी किसी की आवाज सुनी। उसे बीच में रोकते हुए उस आवाज ने कहा कि वो अपने हाथ की तरफ देखे। थियोडोर की आंखों में सच्चा डर भर गया। उसकी नजर उस हाथ पर टिक गई जहां से आवाज आ रही थी। किसी तरह उसने अपनी हथेली पलटी। हाथ को देखते हुए वो हैरान रह गया कि ये आखिर है क्या। गला साफ करते हुए उस अनजान क्रीचर ने कहा कि वो आखिरकार सांस ले पा रहा है। ये देखते ही थियोडोर ने डर के मारे जोर से चीख मार दी। तभी उस अननोन क्रीचर ने कहा कि थियोडोर बहुत जल्दी हैरान हो गया है। डरे हुए प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए उसने फिर दोहराया कि अभी हैरान होने का समय नहीं है। अपना हाथ एक तरफ हटाते हुए थियोडोर मन ही मन सोचने लगा, तो क्या ये क्रिएचर बात भी कर सकता है? क्रीचर ने जीभ बाहर निकाली और कहा कि उसे भूख लगी है। क्रीचर की तरफ ध्यान जाते ही प्रोटैगनिस्ट एक जगह जम गया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से हाथ लहराया और जोर से चिल्लाने लगा। जब उसने देखा कि वो क्रीचर उस किताब को खा रहा है, क्रीचर की जीभ पकड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। थियोडोर की उंगलियों पर दबाव डालते हुए क्रीचर ने कहा कि उसे दर्द हो रहा है। अचानक क्रीचर ने प्रोटैगनिस्ट के हाथ को काट लिया और उसे छोड़ देने का आदेश दिया। तेज दर्द के कारण थियोडोर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हैरानी भरे चेहरे के साथ उसने ये रियलाइज किया,
कि जैसे ही उस क्रीचर ने उस किताब को खाया, उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ही उस किताब की पूरी नॉलेज इंसर्ट हो गई और उसे अचानक सब समझ आने लगा। सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि उस दिन तक वह अपनी मैजिकल एबिलिटीज को सीखने की अनगिनत कोशिशें कर चुका था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया था। आंखें खोलते हुए थियोडोर ने सोचा कि अचानक उसके सिर में एक आवाज आई जिसने उसे हाथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। ध्यान लगाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि आखिरकार जो कुछ उसने चाहा था वो हो गया है। हल्का सा मुंह खोलकर थियोडोर ने चिल्लाकर कहा, लाइटनिंग स्ट्राइक। अचानक लाइब्रेरी में जोरदार धमाका गूंज उठा। शॉक की हालत में प्रोटैगनिस्ट एक जगह स्थिर खड़ा रह गया। उसकी नजर अपने हाथ से निकलती ऑरा की चिंगारियों पर टिकी हुई थी। सिस्टम ने उसे बताया कि सेकंड सर्कल स्पेल लाइटनिंग स्ट्राइक सीख लिया गया है। पूरी तरह हैरान थियोडोर ने एक आवाज सुनी जिसने कहा कि लंबी नींद से जागने के बाद ग्लटनी बहुत भूखा है और उससे जल्दी करने को कहा। उस आवाज ने कहा कि किताबों की मदद से उसकी भूख मिटानी होगी। क्रीचर की तरफ मुड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट ने जानने की कोशिश की कि क्या ये आवाज उसी की है। सिस्टम ने बताया कि बचा हुआ समय सिर्फ 10 मिनट है और भूख मिटाने के लिए 4 किताबों की जरूरत है। गहरी सोच में डूबे थियोडोर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अपने हाथ की तरफ ध्यान देते हुए उसने सोचा कि उस आवाज के बारे में सोचने से पहले उसे ये समझना होगा कि ये क्रीचर आखिर है क्या। घुटने पर हाथ रखते हुए थियोडोर ने महसूस किया कि हल्की झंझनाहट हो रही है। उसने सोचा कि यह सपना नहीं है, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अभी तक वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता था, फिर अचानक सब कुछ काम कैसे करने लगा। उसके दिमाग में एक याद उभरी जब वह मैजिक एग्जाम में था। थियोडोर ने कहा कि जो स्पेल कभी काम नहीं करता था वो अब एक पल में हो गया। हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने सोचा कि शायद वो चमक सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। उसने सोचा कि क्या वह एक बार में बुककेस भी उड़ा सकता है। अपने जले हुए हाथ को देखते हुए थियोडोर ने महसूस किया कि यह सब उसी क्रिएचर की वजह से हुआ है। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। प्रोटैगनिस्ट को यकीन हो गया कि यही उसका मौका है। हाथ का सहारा लेते हुए थियोडोर ने उन शब्दों के बारे में सोचा जिनमें कहा गया था कि अगर 10 मिनट में 4 किताबें अब्सॉर्ब की जाएं तो वही होगा जो लाइटनिंग स्ट्राइक में हुआ था। कंधे पर हाथ रखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह किताबों में लिखी एबिलिटीज को खुद की तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्रीचर की तरफ देखते हुए थियोडोर ने उसका नाम जानना चाहा। क्रीचर ने कहा कि वो नाम तभी बताएगा जब उसका पेट भर जाएगा। चेहरा थोड़ा पास ले जाकर प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा। क्रीचर ने कहा कि फिर वो जिसे भी पकड़ेगा उसे खा जाएगा। थियोडोर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लकड़ी की रेलिंग का सहारा लेते हुए उसने लाइब्रेरी को देखना शुरू किया। विश्वास के साथ प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि क्रीचर भूखा नहीं रहेगा। क्रीचर को देखते हुए थियोडोर ने बताया कि उसने उसे क्या खिलाया। क्रीचर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। थियोडोर ने कहा कि मिस्टीरियस आवाज से उसे बहुत सी दिलचस्प बातें पता चली हैं। थियोडोर ने समझाया कि ग्लटनी एक ग्रिमवार है जिसकी जड़ें बहुत पुराने समय से जुड़ी हैं, जिसे इतिहास से मिटा दिया गया है। उसने कहा कि ये ग्रिमवार मैजिकल आइटम्स को खाकर अपनी ताकतें बढ़ाता है और भूख मिटाता है। खुली किताब क्रीचर के पेट के अंदर गहराई में थी। थियोडोर ने कहा कि क्रीचर द्वारा खाई गई किताबें मालिक को शक्ति देती हैं। उसने चेतावनी दी कि अगर ग्रिमवार की इच्छाओं को अनदेखा किया गया तो ग्लटन मालिक को ही भोजन समझने लगेगा। एक किताब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि किताब अब्सॉर्ब होते ही उसका ज्ञान तुरंत अपने अंदर समा जाता है। सिर झुकाकर थियोडोर ने क्रीचर से कुछ कहने की कोशिश की। उसने कहा कि इसके बाद मैजिकल पावर दिल से पूरे शरीर में खून के साथ फैलने लगती है। टेबल पर पड़ी किताब को देखते हुए थियोडोर ने कहा कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। उसने बताया कि अगर पढ़ने वाले की समझ कम हो तो ज्ञान बेकार चला जाता है। पीछे झुकते हुए थियोडोर ने आंखें बंद कर लीं। सिस्टम ने बताया कि उसने बेसिक्स ऑफ एलिमेंटल मैजिक अब्सॉर्ब कर ली है और चारों एलिमेंट्स के साथ हार्मनी बढ़ गई है। सिस्टम ने कहा कि अभी 3 किताबें और चाहिए। सतर्क आंखों से प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि नोटिफिकेशन का मतलब है एसिमिलेशन सफल रही। उसने कहा कि इसके बाद किताब की एबिलिटीज इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाती हैं।
किताब क्रीचर की जीभ पर रखते हुए थियोडोर ने कहा कि सूर्यास्त तक वह ऐसे ही स्पेल्स अब्सॉर्ब करता रहा। भारी ज्ञान के कारण स्पेल्स इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था। थियोडोर ने अपना सिर पकड़ लिया। सिस्टम ने बताया कि मैजिक पावर सर्कुलेशन, मैजिक सर्कल क्रिएशन, मैजिक डिफेंस और फ्लेम स्ट्राइक अब्सॉर्ब हो चुके हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक की समझ भी पूरी हो चुकी थी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि ज्यादा ज्ञान अब्सॉर्ब करने से उल्टा दर्द होता है। सिर पकड़कर थियोडोर ने डरावनी चीख निकाली। पसीने में भीगा प्रोटैगनिस्ट बोला कि बस थोड़ा सा और होता तो वह बेहोश हो जाता। माथे पर हाथ रखते हुए थियोडोर ने कहा कि उसे किताबें सीमित मात्रा में अब्सॉर्ब करनी होंगी। ध्यान लगाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने अपनी सीखी हुई स्किल्स का अभ्यास शुरू किया। उसकी हथेलियों में शक्तिशाली ऑरा जमा होने लगा। मुट्ठी कसते हुए थियोडोर ने सिस्टम का मैसेज सुना कि ग्रिमवार की भूख मिट गई है। हाथ फैलाकर प्रोटैगनिस्ट ने अगला संदेश देखा, जिसमें बताया गया कि अब्सॉर्ब्ड नॉलेज पूरी तरह मास्टर्ड हो चुकी है। थियोडोर के चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान फैल गई। अपने मन में उसने कहा कि 3 साल बाद पहली बार मैजिकल पावर उसके शरीर में बह रही है। फिर उस क्रीचर की तरफ देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या उसका पेट भर गया है। क्रीचर ने कहा कि किताबों का स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चल जाएगा। अननोन क्रीचर को देखते हुए थियोडोर ने उसे नखरीला कहा। उसने सोचा कि कहीं क्रीचर अपनी बात भूल तो नहीं गया। क्रीचर ने जीभ बाहर निकालते हुए पूछा कि क्या उसे सिर्फ उसका नाम ही चाहिए। हाथ का सहारा लेते हुए थियोडोर ने कहा कि हाँ, यही काफी है। क्रीचर ने कहा कि यह जानकारी प्रोटैगनिस्ट के लिए काफी नहीं होगी। मुंह खोलते हुए क्रीचर ने कहा कि थियोडोर उसे ग्लटनी कह सकता है। हाथ चेहरे पर रखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वह समझ गया। हंसते हुए ग्लटनी ने प्रोटैगनिस्ट के खट्टे चेहरे की तरफ इशारा किया। पीछे हटते हुए थियोडोर ने सोचा कि अगर वह कुछ पूछे तो क्या ग्लटनी जवाब देगा। ग्लटनी ने कहा कि सवाल शायद उस आवाज या उसकी एबिलिटीज से जुड़ा होगा। मुस्कुराते हुए ग्लटनी ने कहा कि उसे बहुत कुछ पता है। ग्लटनी की बात याद करते हुए थियोडोर ने सोचा कि वो अब उसके नाम से ज्यादा जानना चाहता है। ग्लटनी फिर से जीभ बाहर निकाल रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोच में डूबकर एक जगह रुक गया। उसने कहा कि अगर आवाज पर भरोसा करें तो ग्लटनी अनस्टेबल स्टेट में है। उसने कहा कि स्टेबलाइजेशन को लेकर कोई साफ जवाब नहीं है। ग्लटनी को हाथ में पकड़ते हुए थियोडोर ने सोचा कि उसे बहुत ज्यादा भोजन देना होगा। आखिरकार सब कुछ उसे खुद ही समझना पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर हैरानी छा गई। हथेली पर टिकते हुए ग्लटनी सो गया। थियोडोर ने बताया कि पेट भरने के बाद ग्लटनी गहरी नींद में चला जाता है। उसने कहा कि संतुष्ट होने के तुरंत बाद वह होस्ट के किसी भी एक सवाल का जवाब दे सकता है। प्रोटैगनिस्ट उसी पल एक जगह जम गया जब वो सवाल सोच रहा था। हाथ आगे बढ़ाते हुए थियोडोर ने कहा कि ग्लटन एक मैजिकल ग्रिमवार है जो प्राचीन समय से मौजूद है। उसने माना कि ग्लटनी ने झूठ नहीं बोला होगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक सवाल का वादा किया था। सतर्क थियोडोर को देखते हुए मैजिकल ग्रिमवार ने पूछा कि वह क्या सोच रहा है। उसने कहा कि सोने से पहले जो पूछना है पूछ ले। यानी कि वो क्रिएचर अभी पूरी तरह से नहीं सोया था। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे से पसीने की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं। सिस्टम ने बताया कि ग्लटनी के सोने से पहले उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा सकता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए मैजिकल ग्रिमवार थियोडोर के सवाल का इंतजार कर रहा था। गहरी सांस छोड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सहारा लेकर खड़ा हुआ। थियोडोर ने सवाल के बारे में सोचा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ नीचे देख रहा था। उसने महसूस किया कि ऐसा मौका जल्दी फिर नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे पहले सबसे जरूरी बात पूछनी होगी। हाथ उठाते हुए थियोडोर ने ग्लटनी से पूछा कि उसका एसेंस क्या है। जवाब में मैजिकल ग्रिमवार ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा कि इसे समझाना आसान नहीं है। उसने तिरछी आंखों से देखते हुए पूछा कि क्या थियोडोर समझ पाएगा। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर जबरदस्त गुस्सा उभर आया। थियोडोर के नाराज चेहरे को देखकर ग्लटनी ने कहा कि जानकारी दिखाने के लिए उसे थियोडोर के स्तर तक उतरना पड़ेगा। ये सुनकर अब प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अचानक लाइब्रेरी की दीवारें लाल माना की गाढ़ी परतों से ढकने लगीं। कुर्सी की बाहों को पकड़ते हुए थियोडोर एक ही जगह जम गया। रहस्यमयी टेंटिकल्स उसकी ओर बढ़ने लगे। अगले ही पल टेंटिकल्स ने इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया और मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करने लगे।
थियोडोर हैरान चेहरे के साथ ये सब देखता रहा। कुर्सी से उठते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नजर ग्लटनी पर पड़ी, जो अपनी टेक्नोलॉजी की गहराई से झांक रहा था। प्रोटैगनिस्ट की बाहें और टांगें उसकी टेंटिकल्स से लिपट चुकी थीं। जो उसने देखा उससे वो दंग रह गया। धीरे धीरे टेंटिकल्स की मदद से ग्लटनी थियोडोर के शरीर को अपनी ओर खींचने लगा। मैजिकल ग्रिमोयर का चेहरा अब थियोडोर की ओर करीब आता चला गया। जीभ बाहर निकालते हुए ग्लटनी एक जगह रुक गया। उसकी टेंटिकल्स मेन कैरेक्टर के शरीर को पूरी तरह लपेटने लगी। अचानक थियोडोर को एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ, जो कि सीधे उसके दिमाग तक पहुंचा। फिर हल्का सा मुंह खोलते हुए उसने सांस छोड़ी और चारों ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि ज्ञान उस पर हावी हो रहा है। अचानक वो कुर्सी जिस पर थियोडोर बैठा था गिरने लगी और उसके गिरते ही लाइब्रेरी में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। जमीन पर पड़े प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए ग्लटनी ने कहा कि उसे इसमें ज्यादा डूबना नहीं चाहिए। थियोडोर का चेहरा सच्चे झटके से भर गया। मैजिकल ग्रिमोयर ने कहा कि अभी के लिए यही सीमा है। उसने जोड़ा कि इतना जवाब काफी है। हाथ उठाते हुए थियोडोर ने ग्लटनी को अलविदा कहते सुना। उसने कहा कि वे फिर मिलेंगे। इसके बाद मेन कैरेक्टर ने अपनी मुट्ठी कस ली। मन ही मन उसने सोचा कि मैजिकल ग्रिमोयर की असली प्रकृति अब भी उसके लिए अनजान है। उठने की कोशिश करते हुए थियोडोर सोचता रहा कि इसे शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। उसने महसूस किया कि ग्लटनी साफ साफ व्यवहार कर रहा था। इससे उसे लगा कि वो उसका पहला कैरियर नहीं है। कुर्सी का सहारा लेते हुए मेन कैरेक्टर ने सोचा कि मैजिकल ग्रिमोयर को लेकर उसके मन में अब भी बहुत से सवाल हैं। उसने माना कि आवाज ने उनमें से कुछ के जवाब दे दिए हैं। फिर अपने हाथ को देखते हुए थियोडोर ने कहा कि ग्लटनी अभी पूरी हालत में नहीं है और जो आवाज वो सुन रहा था वो किसी गाइड की तरह है। उसके दिमाग में तभी एक तस्वीर उभरी जिसमें ग्लटनी जीभ निकालकर किताब को खाने लगा। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि मैजिकल ग्रिमोयर दिन में एक बार अपनी भूख मिटाने के लिए जागेगा और संतुष्ट होने के तुरंत बाद वो एक सवाल का जवाब दे सकता है। अपने हाथ को ध्यान से देखते हुए थियोडोर ने महसूस किया कि ग्लटनी पहनने वाले की पोटेंशियल देख सकता है और किसी भी स्पेल से बेहतर तरीके से उसकी ताकत बाहर निकाल सकता है। हथेलियां ऊपर उठाते हुए उसने समझा कि मैजिकल ग्रिमोयर खाई गई किताबों या वस्तुओं से एसेंस निकालता है और पहनने वाले की उस वस्तु को समझने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी ताकत भी बढ़ेगी। थियोडोर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। थियोडोर बेहद खुश था कि धीरे धीरे सब कुछ उसकी समझ में आने लगा है। मुट्ठी खोलते हुए उसने सोचा कि वो एक स्टूडेंट था जो दिन रात पढ़ता था, जिसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं थी। एक ऐसा आउटकास्ट जो मैजिशियन नहीं बन सका। एक ऐसा स्टूडेंट जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अब उसे लगा कि मैजिक सीखने में बिताए गए सारे साल बेकार नहीं गए। लाइब्रेरी के फर्श पर बैठे हुए और मुस्कुराते हुए थियोडोर अपने ख्यालों में खो गया। सोचते सोचते उसने महसूस किया कि जो बातें उसे पहले परेशान करती थीं अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं एकेडमी के स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखते हुए बातचीत कर रहे थे। कई टीचर्स पौधों की देखभाल में लगे हुए थे। तभी वो बाहर कॉरिडोर में खड़े बच्चों के शोर को सुनकर एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ये सभी बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा कि उन्हें देखकर उन्हें याद आता है कि जवानी ही जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। टीचर की ओर देखते हुए प्रोफेसर ने कहा कि अब उनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि वे ऐसे उछल कूद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि लाइचेस पर एक और स्टडी करना बुरा विचार नहीं है। पास खड़े टीचर ने पूछा कि क्या प्रोफेसर जानते हैं कि लाइचेस के जॉइंट्स नहीं होते, इसी वजह से वे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। विंस की ओर ध्यान देते हुए प्रोफेसर ने पूछा कि क्या उसने छुट्टियों में फिर एकेडमी में रुकने का फैसला किया है। हाथ में कॉफी का मग पकड़े हुए विंस ने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। उसने जोड़ा कि उसके पास बहुत काम है। साल की शुरुआत में हुई उथल पुथल की वजह से उसे चीजें सुलझाने का समय नहीं मिला। मग को मुंह तक ले जाते हुए प्रोफेसर अपने ख्यालों में डूब गया। सावधानी से उसने पूछा कि क्या विंस का मतलब यह है कि यह सब उस स्टूडेंट की वजह से है। विंस की आंखें चश्मे के नीचे से दिखीं और वो उसकी तरफ देखने लगा। कॉफी पीने का प्रस्ताव रखते हुए उसने कहा कि इस तरह की बातें करने के लिए यह सही जगह नहीं है। उसने पूछा कि क्या वो सहमत है। इसके बाद एक टीचर अपनी जगह से उठा। उसका हाथ मेज पर टिका हुआ था।
विंस की ओर बढ़ते हुए एक अनजान व्यक्ति ने कहा कि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। विंस की नजर गंभीर हो गई। हल्की मुस्कान के साथ उस अनजान व्यक्ति ने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने कहा कि इससे उसे अजीब लग रहा है। उसने बताया कि वो बस कुछ सवाल पूछना चाहता है। कॉफी पीते हुए विंस सवालों का इंतजार करने लगा। अनजान व्यक्ति के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। उसने कहा कि इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। अपनी नजर फिर से विंस की तरफ घुमाते हुए उस आदमी ने कहा कि उसे बस एक बात साफ करनी है। हाथ जेब में डालते ही विंस एक जगह जड़ हो गया। मग को होंठों तक ले जाकर उसने कहा कि वो किसी सवाल की ही उम्मीद कर रहा था। ठुड्डी पर हाथ रखते हुए उस अनजान आदमी ने थियोडोर मिलर का जिक्र किया और इशारा किया कि इस साल उसे एकेडमी से निकाला नहीं गया है। फिर पूछा कि क्या उसने कोई प्रोग्रेस किया है। विंस की नजर हैरानी से भर गई। दांत भींचते हुए उसने कॉफी पीना रोक दिया। सोचते हुए विंस ने कहा कि यह सब बेकार है, क्योंकि थियोडोर अपने ज्ञान को प्रैक्टिस में इस्तेमाल ही नहीं कर पाता और एग्जाम्स के दौरान वो बस एक सिरदर्द बन जाता है। अनजान आदमी की तरफ देखते हुए विंस ने बताया कि उसने थियोडोर को रुकने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उसने कहा था कि वो पढ़ना चाहता है। चेहरे पर गंभीर भाव रखते हुए उसने कहा कि टीचर का फर्ज है स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाना। फिर वो उस अजनबी से पूछता है कि क्या वो उसे ये इशारा देना चाहता है कि वो ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा। घबराकर उस अनजान आदमी ने कहा कि उसे स्टाफ लिस्ट तैयार करनी है। दोनों हाथ उठाकर उसने परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि शायद कोई गलती हो गई है। ये कहते हुए कि वो लिस्ट्स दोबारा चेक करेगा, उसने विंस के लिए शुभकामनाएं दी। पीठ घुमाकर जाते हुए वो आदमी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो सच में एक प्रोफेसर है। विंस की नजर एकेडमी की खिड़की की तरफ चली गई। सामने देखते हुए वो सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक ही जगह खड़ा रहकर उसने सोचा कि उसे थियोडोर मिलर पर भरोसा है। फिर सीन बदलता है और हम हमारे हीरो को देखते हैं। मेन कैरेक्टर के हाथों में डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा ढेर था जिसे वो कहीं ले जा रहा था। उन्हें मेज पर रखते ही उसने गहरी सांस ली। कुर्सी पर बैठकर उसने कहा कि अब उसे किताबों में से किसी एक को चुनना चाहिए। उसने बताया कि ये एक असेसमेंट है। मन ही मन थियोडोर ने कहा कि इवैल्यूएशन मैजिक मिलने के बाद किताब चुनना काफी आसान हो गया है। सोचते हुए उसने कहा कि बस उसे छूते ही उसे सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है। लाइब्रेरी के फैलाव को देखते हुए थियोडोर ने नोट किया कि ग्लटनी की वजह से उसने फूड पहचानने की स्किल हासिल की है, बल्कि ये भी कि बिना पढ़े ही किताब के फायदे पहचान सकता है। किताब को कसकर पकड़ते हुए मेन कैरेक्टर ने कहा कि इसके अलावा उसकी मेमोरी भी काफी बेहतर हो गई है। सोए हुए मैजिकल ग्रिमवार को देखते हुए उसने कहा कि यह सब उसी की वजह से है। थियोडोर ने बताया कि अब किताबों को सॉर्ट और सेलेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। हैरानी से ग्लटनी की तरफ देखते हुए उसने कहा कि अब उसे जाग जाना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए। मुंह खोलते हुए मैजिकल ग्रिमवार ने कहा कि उसे खाने के लिए 3 किताबें चाहिए। थियोडोर ने मन में सोचा कि ग्लटनी की भूख सच में हैरान करने वाली है। डरते हुए उसने कहा कि कभी कभी एक आवाज ग्लटनी की इच्छाएं बताती है, या फिर वो खुद बता देता है कि उसे कितना खाना है। फिर जैसे ही मैजिकल ग्रिमवार ने किताब की तरफ नाक सिकोड़ी, थियोडोर ने अपनी सबसे बड़ी समस्या बताई कि वो बहुत पिकी ईटर है। जीभ निकालकर ग्लटनी तरह तरह की नाराजगी दिखाने लगा। मेन कैरेक्टर ने कहा कि अगर किताब पर इवैल्यूएशन स्किल इस्तेमाल न की जाए तो ये मैजिकल ग्रिमोर तो उसे देखेगा भी नहीं। चिंतित होकर थियोडोर ने उन एबिलिटीज के बारे में सोचा जो उसे ग्लटनी से मिली थीं। गुस्से में मैजिकल ग्रिमवार उसे पुकारने की कोशिश करने लगा। थियोडोर ने कहा कि हर किताब को खिलाने से पहले चेक करना अब उसकी आदत बन चुकी है। मैजिकल ग्रिमवार का चेहरा सच्ची नफरत से भर गया। मेन कैरेक्टर ने बताया कि ये 5वीं किताब होने के बावजूद ग्लटनी ने उसे चाटा तक नहीं। गुस्से से भरे थियोडोर को देखते हुए मैजिकल ग्रिमवार ने कहा कि वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। उसने बताया कि उसने उसे ताकत दी, लेकिन उसका रवैया बहुत लापरवाह है। फिर ग्लटनी ने उससे कुछ ज्यादा स्वादिष्ट चुनने को कहा। हैरान प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखते हुए मैजिकल ग्रिमवार ने दूसरी किताब के बारे में पूछा। थियोडोर के हाथ में मौजूद लाल किताब को देखते हुए ग्लटनी ने कहा कि यह बहुत ताकतवर है। किताब को ध्यान से देखते हुए प्रोटैगनिस्ट की नजर उस पर लगे बैलेंस फैमिली के सील पर पड़ी। दोनों हाथ उस पर रखकर थियोडोर ने असेसमेंट किया। आंखें बंद कर उसने किताब से जुड़ने की कोशिश की।
और अगले ही पल उसने काफी हैरान होकर कहा कि ये किताब ओरिजिनल है। उसके हाथों में माना का एक गोला साफ दिखाई दे रहा था। थियोडोर ने बताया कि बैलिस्टिक मैजिक का ऑथर कोई और नहीं बल्कि अल्फ्रेड बैलेंस है, जो बैलेंस का प्रिंस है। थियोडोर ने कहा कि प्रिंस बनने से पहले अल्फ्रेड सबसे बेहतरीन मैजिशियन था। मेन कैरेक्टर ने बताया कि अल्फ्रेड मैजिकल बैटल्स का मास्टर माना जाता था और 80 साल पहले सबसे महान मैजिशियन होने के बावजूद आज भी उसका नाम लिया जाता है। थियोडोर ने कहा कि ये सब मैजिक इस्तेमाल करने के एक खास तरीके की वजह से था। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अल्फ्रेड ने जो मैजिक इस्तेमाल की थी वो तीर के आकार की थी। उसने बताया कि फर्स्ट सर्कल की मैजिक से कड़ी मेहनत के दम पर वो सबसे ऊंचे रैंक तक पहुंचा। थियोडोर को लगा कि अल्फ्रेड बैलेंस सच में एक महान इंसान था। हैरानी से भरे चेहरे के साथ प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी रेयर किताब इतने समय से शेल्व्स पर धूल खा रही थी। उसने कहा कि अगर कोई उसे ये किताब पकड़े देख ले तो वो उससे ये किताब छीन लेगा। उत्साह में पसीना बहाते हुए थियोडोर ने उम्मीद की कि उसने सही चुनाव किया है। किताब मैजिकल ग्रिमोयर को सौंपते हुए मेन कैरेक्टर ने उसे खाना शुरू करने को कहा। किताब खाते ही ग्लटनी के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। थियोडोर की तरफ देखते हुए मैजिकल ग्रिमोयर ने कहा कि यह किताब सिंक्रोनाइजेशन के लायक है। सावधान होकर मेन कैरेक्टर ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अचानक थियोडोर लड़खड़ा गया। उसकी नजरें हैरानी से भर गई और वो एक अजीब अबिस में गिरने लगा जिसके आखिर में ग्लटनी के जबड़े दिखाई दे रहे थे। सिस्टम ने बताया कि ग्रिमोयर का कैरियर सिंक्रोनाइजेशन के लिए उपयुक्त है और थियोडोर मिलर इस समय ऑथर की मेमोरीज के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। मुंह खोलते हुए मैजिकल ग्रिमोयर ने मेन कैरेक्टर को निगलने की तैयारी की। सिस्टम ने कहा कि ये वर्ल्ड उसी ऑथर का है जिससे ये किताब जुड़ी है और अब वे अल्फ्रेड बैलेंस की मेमोरीज का पीछा करेंगे। ग्लटनी के मुंह के भीतर से आवाजें आने लगीं। थियोडोर के अंदर जाते ही मैजिकल ग्रिमोयर ने अपना मुंह जोर से बंद कर लिया। मैजिकल एनर्जी का एक गोला सिटी सेंटर की तरफ बढ़ा। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अल्फ्रेड बैलेंस है। उस आदमी का चेहरा हवा में उड़ते बालों से ढका हुआ था। तभी हमें कहानी का राइटर बताता है कि फिलहाल अल्फ्रेड की बॉडी में अभी हमारा प्रोटैगनिस्ट आ रखा है। इतिहास बताता है कि यह घटना लगभग 45 साल पहले प्रिंसिपैलिटी ऑफ बैलेंस की फ्रंट लाइन पर हो रही थी। घोड़ों पर सवार नाइट्स की एक डिटैचमेंट एक ब्लॉन्ड आदमी के नेतृत्व में बैनर्स उठाए दुश्मन की आर्मी के सामने खड़ी थी। सफेद मैजिक हैट पहने एक लड़की डिटैचमेंट के लीडर प्रिंस अल्फ्रेड के पास आती है और बताती है कि एक एनिमी डिटैचमेंट पास ही है। मेन कैरेक्टर, जो अब किसी और आदमी के शरीर में था, मन ही मन पूछता है कि क्या वे सच में बैटलफील्ड पर हैं। थियोडोर अपने घोड़े पर बैठा आगे देखता है और सोचता है कि वो आखिर कहां आ गया है। उसे एहसास होता है कि वो हिल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। इसका मतलब ये था कि सिंक्रोनाइजेशन एबिलिटी किसी और की मेमोरीज उधार ले रही थी। तभी वो देखता है कि घोड़ों पर बैठे दो आदमी उसकी तरफ देखने लगे और उसे समझ आ जाता है कि वो किसके शरीर में है। फर्स्ट डिटैचमेंट का जनरल, जो सफेद स्कार्फ पहने था, अल्फ्रेड की तरफ मुड़ता है और फ्रंट लाइन पर जाने और डिटैचमेंट को कमांड करने की अनुमति मांगता है। ब्लॉन्ड प्रिंस अपनी आंखें बंद करता है और सोच में पड़ जाता है। हल्की हंसी के बाद वो उस जनरल की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है। फिर वो आत्मविश्वास से ऐलान करता है कि वो खुद सेना का नेतृत्व करेगा। भूरे ग्लव्स पहने प्रिंस अपनी बेल्ट से स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ता है और उसे म्यान से बाहर निकालता है। अल्फ्रेड अपनी ब्लेड को आसमान की ओर उठाता है और खुशी भरी मुस्कान के साथ घोड़े को दौड़ाते हुए आगे बढ़ता है। प्रिंस की डिटैचमेंट अपने लंबे स्पीयर्स नीचे करती है और बैटल में कूद पड़ती है। एनिमी आर्मी भी आगे बढ़ती है और स्पीयर्स सामने तान लेती है। दोनों डिटैचमेंट्स के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रिंस अल्फ्रेड बैलेंस खुद दुश्मनों के सामने खड़ा होकर चिल्लाता है। मुंह पूरा खोलकर अल्फ्रेड जोर से कहता है कि अगर उनमें से कोई भी डेयर डेविल है जो कि उसका सर काटना चाहता है तो वो आगे आ सकता है और उससे लड़ सकता है। इन शब्दों के बाद प्रिंस अकेला खड़ा रहता है और एनिमी सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं। मगर तभी हमारा अल्फ्रेड अपनी तलवार को नीचे गिरा देता है। तभी हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो लाल रोब पहने घोड़े पर सवार था। वो काउंट जेसन का बेटा रिचर्ड था। मॉकिंग ग्रिन के साथ रिचर्ड पूछता है कि क्या अल्फ्रेड ने उन्हें इतना हल्का समझा है कि उसने अपना हथियार तक फेंक दिया।
एक हाथ से रेंस पकड़े और दूसरे हाथ में सोर्ड उठाए रिचर्ड आगे बढ़ता है। ग्रिन करते हुए रिचर्ड पूछता है कि क्या एल्फ्रेड सच में ऐसे कपड़ों में लड़ने वाला है, और उसे किताबों का दीवाना कहकर चिढ़ाता है। ये सुनते ही प्रिंस की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। भूरे घोड़े पर बैठे एल्फ्रेड एक ऐसे क्रीचर के मुंह पर हाथ रखता है जो ग्लटन जैसा दिखता है, और अगले ही पल हम देखते हैं उसका ओपोनेंट अपने घोड़े समेत जमीन पर गिर पड़ता है। धूल की धुंध में घिरे योद्धा सावधानी से अपने लीडर को देखते हैं। कुछ पल बाद नाइट्स अपनी सोर्ड्स उठाते हैं और फिर से बैटल में कूद पड़ते हैं। दुश्मनों की भीड़ एल्फ्रेड की तरफ दौड़ती है। ब्लॉन्ड प्रिंस अपने होंठ मोड़कर ग्रिन बनाता है और अपनी इंडेक्स फिंगर दुश्मनों की ओर उठाता है, और हम देखते हैं उसकी फिंगर टिप से कई सारी इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लगती हैं, जो कि जाकर कई सारे सोल्जर्स को हिट करती हैं। दुश्मनों को बैटलफील्ड में बिखरते देख थियोडोर समझ जाता है कि प्रिंस के पास मैजिक का बिल्कुल अलग लेवल है और वो स्पेल्स को बेहद सटीकता से कास्ट कर सकता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि एल्फ्रेड की मैजिक स्पेल में कई बार मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट किया गया होगा। उसे लगता है कि ब्लॉन्ड आदमी के पास इतनी जबरदस्त ताकत है कि वो दुश्मनों को आसानी से चीर सकता है। एल्फ्रेड एक ऐसी घातक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था जो सिर्फ सबसे जिद्दी और ताकतवर मैजिशियंस को ही मिलती है। कुछ समय बाद एक मूंछों वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसके हाथ छोड़ दिए जाएं। गार्ड्स से घिरा एल्फ्रेड एक रेड थ्रोन पर शांति से बैठा होता है। प्रिजनर लगातार चीखता रहता है, जबकि दो नाइट्स उसे घसीटते हुए आगे लाते हैं। नंगे ऊपरी शरीर वाला मूंछों वाला आदमी गुस्से में बताता है कि वो मार्किस एस्ट्रो बेलफोर्ड है और अपने पकड़ने वालों को धमकाता है, ये कहते हुए कि उसकी नोबल स्टेटस का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। नाइट्स उसे प्रिंस के सामने घुटनों पर बैठा देते हैं। एल्फ्रेड ताने भरी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तो क्या तुम ही एस्ट्रो हो? घुटनों पर बैठे आदमी के ऊपर खड़े होकर गुस्से से भरी आंखों के साथ एल्फ्रेड कहता है कि एस्ट्रो एक क्रिमिनल से ज्यादा कुछ नहीं है, जो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। फिर एल्फ्रेड अपनी इंडेक्स फिंगर को उसकी ओर कर लेता है। जब एल्फ्रेड अपनी इंडेक्स फिंगर उठाता है, एस्ट्रो ठंडे पसीने में भीग जाता है और घबराकर बड़बड़ाने लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। एल्फ्रेड की उंगली के सिरे पर एक मैजिकल स्पार्क उभर आता है। मोटा मार्की दया की भीख मांगता है और कहता है कि वो युद्ध का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसकी बात वहीं कट जाती है। एल्फ्रेड मैजिकल टेक्निक से उसका सर उड़ा देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है और कुछ बूंदें एल्फ्रेड के चेहरे पर भी गिरती हैं। घिन से आंखें बंद करते हुए प्रिंस कहता है कि अब उस आदमी का खून हर जगह है जिसने अपने सबॉर्डिनेट्स की कभी परवाह नहीं की। वो मुड़ते हुए आदेश देता है कि एस्ट्रो के शरीर को जला दिया जाए, क्योंकि ऐसा क्रिमिनल दफन होने के लायक नहीं है। एल्फ्रेड कुछ पल के लिए रुकता है और किसी से बात करता है जो कि उसके अंदर से ये सब देख रहा था। थियोडोर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि प्रिंस उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा है। इधर उधर देखते हुए एल्फ्रेड उसे लौट जाने को कहता है और जोड़ता है कि जिस जवाब की तलाश वो कर रहा है वो कहीं और है और उसे खुद ही उसे ढूंढना होगा। उसी पल एक टर्क्वाइज मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि एल्फ्रेड बेलांस के साथ सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो चुका है। कुर्सी पर बैठा थियोडोर पीछे की ओर गिर पड़ता है और जोर की आवाज होती है। स्टन्ड होकर वो अपना हाथ चेहरे के सामने उठाता है और उंगलियों के बीच से देखने लगता है। गिरी हुई कुर्सी से उठते हुए वो इस अजीब लेकिन उपयोगी अनुभव के बारे में सोचता है। फिर वो वापस उसी गिरी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है और अपना हाथ उठाता है जिसमें बिजली चमक रही होती है। उत्साह से भरकर थियोडोर समझ जाता है कि अब वो प्रिंस एल्फ्रेड की मैजिक मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। उसे एहसास होता है कि सिंक्रोनाइजेशन के जरिए उसने प्रिंस की स्पेल्स को मास्टर कर लिया है, लेकिन जैसे ही वो डर के साथ अपने चमकते हाथ को देखता है, स्पेल अपने आप एक्टिवेट होती रहती है और अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। मगर अभी भी वो हैरानी से अपनी उठी हुई हथेली को घूर रहा था। उसे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ और जैसे ही उसे समझ आया कि ये रुक नहीं रहा है, उसकी आंखें झटके से फैल गईं। गिरी हुई कुर्सी पर लेटे थियोडोर के हाथ से चमकती हुई एनर्जी लगातार बाहर निकल रही थी। तभी अचानक एक काफी खतरनाक धमाका हुआ। मैजिकल फ्लो एकदम से फट पड़ा और बिल्डिंग की दीवार टूट गई।
टकराव की जगह से अलग अलग आकार का मलबा चारों तरफ बिखर गया। थियोडोर उस बड़े से होल को घूरता रहा। उसकी नजर ऊपर टूटी हुई लकड़ी की बीम्स पर गई, जो उसी एनर्जी से चीर दी गई थीं जो उसकी उंगली के सिरे से निकल रही थी। मलबा लगातार गिर रहा था और लकड़ी के कई टुकड़े उसके चेहरे से टकराए। नाखुश चेहरे के साथ उसने समझ लिया कि सीलिंग पूरी तरह टूट चुकी है। अब भी हाथ आगे बढ़ाए हथेली ऊपर किए हुए थियोडोर को इम्पैक्ट का भयानक रिकॉइल महसूस हो रहा था, जिससे उसका आर्म बुरी हालत में पहुंच गया था। वो धीरे से उठकर उसी टूटी कुर्सी पर लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसकी आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था। उसने समझ लिया कि एल्फ्रेड की यूनिक मैजिक सीख लेने के बाद भी उसकी बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। गहराई से सोचते हुए थियोडोर को एहसास हुआ कि सेकंड सर्कल की सारी अवेलेबल मैजिक वो मास्टर कर चुका है, लेकिन उसमें मैजिकल पावर की कमी है। इसी वजह से उसे समझ आ गया कि उसे ग्लटन से क्या पूछना है। उसकी हथेली में मौजूद छोटा सा ब्लैक एसेंस जाग उठा, जैसे बेसब्री से इंतजार कर रहा हो कि इस बार उसका होस्ट क्या मांगेगा। थियोडोर ने मोनोटोन आवाज में बोलना शुरू किया। वो हर शब्द साफ साफ बोल रहा था। उंगलियां फैलाकर अपनी हथेली को देखते हुए उसने कहा कि वो जानना चाहता है कि मैजिकल पावर कैसे बढ़ाई जाए। ग्लटन ने आंखें सिकोड़ लीं और पूछा कि क्या वो सच में मैजिकल पावर के बारे में जानकारी मांग रहा है। एक्साइटेड होकर थियोडोर ने पूछा कि ग्लटन इतने समय से चुप क्यों था, क्या उसे इस टॉपिक की जानकारी नहीं है। ग्लटन ने आंखें उभार लीं और कहा कि तुम्हें असल में ये जानने की जरूरत है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। थियोडोर ने नाखुशी से आंखें तिरछी कीं और उलझन में पूछा कि ग्लटन क्या बोल रहा है। बदतमीज क्रीचर ने शब्दों को खींचते हुए थियोडोर को बेवकूफ कहा और समझाया कि उसका सवाल बहुत वेग है। जब ग्लटन ने बताया कि मैजिकल पावर बढ़ाने के सैकड़ों तरीके हैं और वो सिर्फ एक ही सिखा सकता है, तो थियोडोर सन्न रह गया और हाथ की दूरी पर मौजूद उस क्रीचर को घूरता रह गया। जब ग्लटन ने सवाल दोबारा पूछने को कहा तो एक्साइटमेंट से थियोडोर को पसीना आने लगा। उसने साफ करते हुए पूछा कि सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है। ग्लटन की रिएक्शन तुरंत आई। उभरी हुई आंखों के साथ उसने कहा कि यही वो सवाल था जिसका उसे इंतजार था। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा था कि एसेंस अब्जॉर्प्शन की रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। टेक्स्ट में बताया गया कि अब ग्लटन नींद के दौरान भी खुद को सैचुरेट कर सकता है और एसेंस अब्जॉर्प्शन के साथ अब्जॉर्ब्ड ऑब्जेक्ट की कुछ एबिलिटीज भी ली जाएंगी। ह्यूमनॉइड क्रीचर ने पास के एक पत्थर को छुआ, जिससे कि उसकी आंखें लाल हो गईं और एक और मैसेज आया कि अब मैजिकल पार्टिकल्स रखने वाली कोई भी आइटम वेरर की पावर्स को बढ़ाएंगी। इसके अलावा ग्लटन अब कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स भी कंज्यूम कर सकता था। अंगूठा गाल पर टिकाए थियोडोर ने सोचते हुए पूछा कि क्या सैचुरेशन अब सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहेगी, और क्या उसने सही समझा है। यह सुनते ही ग्लटन ने चौड़ी मुस्कान दी और खुशी से कहा कि उसका होस्ट चीजें बहुत जल्दी समझ लेता है। झुंझलाहट में थियोडोर ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। वो अकेडमी में मौजूद अनगिनत मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के बारे में सोचने लगा। बुक्स के उलट हर आर्टिफैक्ट अपने ओनर द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। बेबसी से भौहें उठाकर उसने हथेली से अपने चेहरे का निचला हिस्सा ढक लिया। तभी उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वो खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ देखा, जहां से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। खुले विंडो के पास खड़ा थियोडोर सोच में डूब गया। सफेद कर्टन्स हवा में बाहर की तरफ लहरा रहे थे। उसने नीचे फैले एकेडमी के विशाल ग्राउंड्स को देखा जो गेट्स से घिरे हुए थे, और तय किया कि शायद उसे जवाब एकेडमी की सीमा के बाहर मिलेंगे। फिर अगले सीन में थियोडोर प्रोफेसर विंस के पास आ जाता है। फिर थियोडोर प्रोफेसर विंस से एकेडमी से जाने का परमिशन लेटर मांगने लगा। वहीं इस बात को सुनकर प्रोफेसर विंस भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मगर फिर विंस ने व्हाइट ग्लव्ड हैंड से परमिशन स्लिप आगे बढ़ाई और थियोडोर ने उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने प्रोफेसर का समय देने के लिए धन्यवाद किया। विंस ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना ग्लव्ड हैंड गाल पर रखा और कुछ साफ करना चाहा। कुर्सी पर बैठे हुए उसने थियोडोर को देखा, जो जाने ही वाला था, और टैक्टफुली पूछा कि क्या उसने मैजिशियन बनने का इरादा बदल लिया है। आगे से थियोडोर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। रेड लेंसेज के पार सीधे देखते हुए विंस ने समझाया कि और भी प्रोफेशंस हैं जिनमें थियोडोर सफल हो सकता है,
जैसे एजुकेशन। वो उलझन में छात्र को देख रहा था, ये सोचते हुए कि थियोडोर मैजिशियन बनने पर इतना अड़ा क्यों है। थियोडोर कुछ पल चुप रहा, फिर सिर घुमाकर शांति से बोला कि वजह सीधी है, उसे मैजिशियन बनना है। हाथ पॉकेट्स में डालते हुए उसने माना कि उसके शब्द आयरॉनिक लगते हैं, लेकिन उसने खुद को उसी रोल में साबित करने का वादा किया। विंस ने अपने ग्लव्ड हैंड्स आपस में जोड़े, माथा उन पर टिका दिया ताकि उसका चेहरा छिप जाए, और थियोडोर को ब्रैट कहा। फिर शरारती मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसने सच में मैजिशियन बनने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। मगर फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। सीन बदलता है और एकेडमी के मेन गेट के सामने का इलाका दिखता है। कंधे पर बैग लटकाए थियोडोर ने गार्ड्स को अपनी परमिशन स्लिप दी। पेपर्स जांचने के बाद उनमें से एक ने बताया कि सब ठीक है। ब्लॉन्ड गार्ड ने शक भरी नजर से थियोडोर को देखा और कहा कि शाम 7 बजे तक वापस आ जाना। थियोडोर ने आज्ञाकारी तरीके से हां कर दी। दूसरे गार्ड ने विशाल गेट खोला। फिर थियोडोर ब्योरन सिटी के लिए निकल पड़ता है। फिर अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर कि थियोडोर अब ब्योरन सिटी में आ जाता है। हैंड्स पॉकेट्स में डाले थियोडोर ने ब्यूरन शहर को देखा और कहा कि जैसा सोचा था 3 साल में कुछ भी नहीं बदला। ब्यूरन एक ट्रेडिंग सिटी था, जहां पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैजिक से चलती थी और पूरे देश से सामान यहां बिकता था। लगभग हर चीज कम दाम में मिल जाती थी। चलते हुए थियोडोर 4 आर्टिफैक्ट शॉप्स के पास से गुजरा। हर दुकान उसे कुछ बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हर बार ऑकवर्ड तरीके से मना करता गया। उसने बैग को कसकर पकड़ा और खुद को याद दिलाया कि आज वो किसी और मकसद से आया है। अचानक साइड ब्लॉक में मुड़कर गाड़ियों से भरी मेन स्ट्रीट को पीछे छोड़ते हुए थियोडोर एक संकरे रास्ते से बुरॉन के आउटस्कर्ट्स की तरफ बढ़ गया। उसे याद आया कि 3 साल पहले वो यहां किसी ऐसे इंसान के साथ आया था जिससे अब वो कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। तब उसकी वजह कुछ और थी, लेकिन अब उसका मकसद पूरी तरह अलग था। बगल में देखते हुए उसे हैरानी हुई कि ये जगह अब भी वैसी ही है। नदी के साथ साथ पुल की तरफ जाती पत्थरों से बनी राह पर कदम रखते हुए थियोडोर ने समझ लिया कि बदला तो बस वो खुद है। वो वहीं खड़ा रहा, उन पुराने दिनों को याद करते हुए जब उसे अपनी सीमाओं का एहसास नहीं था। उदासी और नॉस्टैल्जिया दोनों एक साथ उमड़ आए। चिढ़ के साथ उसने उन लोगों के बारे में सोचा, फिर खुद को मजबूत करते हुए तय किया कि सब कुछ बीते कल की बात है। आंखें बंद करते हुए उसने उन्हें स्कम कहा जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हुए थियोडोर अचानक रुक गया। एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर उसने सिर उठाया और एंट्रेंस के ऊपर लगे साइन को पढ़ा। गर्दन पीछे झुकाकर उसने नाम ध्यान से पढ़ा, फिर बेकार भावनाओं को दबाते हुए तेजी से सिर झुका लिया। डोर हैंडल पकड़ते हुए उसने खुद से कहा उसे अब अपनी पुरानी यादों को भूलना होगा। वो अंदर गया, कंधे पर लटके बैग की स्ट्रैप्स पकड़े हुए, और दरवाजा बंद कर दिया। आयल में खड़े होकर थियोडोर ने शालीनता से पर्पल हैट पहनी ब्लॉन्ड वुमन से पूछा कि क्या शॉप खुली है। पर्पल कपड़ों में सजी रेड चेयर पर आराम से बैठी और हाथ में पाइप पकड़े महिला ने पूछा कि उसे कौन मिलने आया है। हैट का ब्रिम उठाकर उसने एक येलो आई दिखाई और थियोडोर को क्यूरियोसिटी से देखा, जैसे किसी पुराने जान पहचान वाले को पहचान लिया हो। थियोडोर ने उस आइटम के बारे में पूछने की कोशिश की जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन शॉप ओनर ने उसे अंदर आने को कहा। उसने कहा कि समझाना उसे आलस भरा लगता है और प्रोडक्ट की जानकारी भी सीमित है, इसलिए वो खुद ही देख ले। एलिगेंट वुमन को नाखुशी से देखते हुए थियोडोर ने समझ लिया कि उसने शुरुआत से ही ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। उसे पाइप पीते हुए शांति से देखते हुए वो जान गया कि ऐसी शॉप्स में आइटम डिटेल्स छिपाकर रखना आम बात है। शेल्व्स देखते हुए थियोडोर ने तय किया कि यहां सब कुछ किस्मत पर निर्भर है। या तो सस्ते में कीमती चीज मिलती है या फिर भयानक कर्स लग जाता है। उसने अपने आर्म पर मौजूद ब्लैक क्रीचर की तरफ देखा और सोचा कि अगर वो तैयार न होता तो वही बदकिस्मती उसका इंतजार कर रही होती। अब ग्लटन की अप्रेजल एबिलिटी के साथ यहां शॉपिंग करना ऐसा था जैसे हाथ में चीट शीट लेकर टेस्ट देना। सबसे पहले थियोडोर की हथेली से निकले ग्लटन ने उस सिनर की आयरन सोर्ड को परखा, जो कि एक साधारण सी सीधी तलवार थी और कभी भूले बिसरे रॉयल पैलेस में कैदियों के लिए इस्तेमाल होती थी। फिर उसने ड्रामा सेबर को देखा, जो आमतौर पर डेजर्ट मर्सनरीज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्रीचर ने आई ऑफ ए को जांचा, जो 300 साल से भी पुराने किसी व्यक्ति का था
और जिसके अंदर मैजिकल पावर का बहुत कम सा जमाव था। थियोडोर की हथेली पर एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ, जिससे दुकान में रखे सामान की जांच होने लगी। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और वो समझ गया कि नतीजा उसकी उम्मीद से भी बेहतर है। हर आइटम का सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन ही नहीं, बल्कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी दर्ज हो चुकी थी। ये सोचते हुए कि दुकान का ज्यादातर सामान बेकार और जर्जर है, उसकी नजर फिर भी कुछ अच्छे गुड्स पर गई जो बिन्स में छिपे हुए थे। पूरा बैग भरकर वो शॉक्ड ब्लॉन्ड वुमन के पास पहुंचा और उससे गिनती करने को कहा। आगे से उस फीमेल ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो काफी ज्यादा सामान इकट्ठा कर लिया है, और जोड़ा कि इतने सारे आइटम्स के लिए उसे 2 पूरे गोल्ड कॉइन्स लेने पड़ेंगे। कीमत सुनकर थियोडोर का चेहरा बिगड़ गया और उसने कहा कि यही सामान किसी जंक शॉप में 20 सिल्वर पीसेस में मिल सकता है। पर्पल कपड़ों वाली महिला ने चालाक नजर से उसे देखा और तंज में बोली, तो फिर वहीं जाकर खरीद लो, यहां बहस करके समय बर्बाद मत करो। थियोडोर हल्की मुस्कान के साथ बोला कि आमतौर पर ऐसा ही होता। लड़की ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यंग मास्टर कोई आम बायर नहीं है। दुकान की मालकिन ने थियोडोर को अपनी पाइप थमाई और बोली कि बताए ये क्या है, अगर वो सही निकला तो वो कीमत पर फिर से सोचेगी। थियोडोर ने हाथ खोला और थोड़ा हिचकते हुए ग्लटन को उस चीज की तरफ बढ़ने दिया। उसने अपनी हथेली पर्पल ग्लव्ड हाथ के पास रखी जिसमें पाइप थी। सोचते हुए थियोडोर बोला कि ये सब बहुत आसान है। उसने इशारा करके बताया कि ये एक मैजिक पाइप है, एक तरह की मोनो सिगरेट जिसे बिना टोबैको के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि दुकान में यही एक चीज है जिससे मालकिन का खास लगाव है। ये सुनकर शॉप ऑनर ने अपनी आंखों को उस पर्पल हैट में छिपा लिया और मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुम अप्रेजर हो? थियोडोर ने हाथ सीने पर रखा और हां में जवाब दिया, बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हुए, जबकि अंदर वो घबराया हुआ था क्योंकि सच बताने पर सौदा टूट सकता था। मालकिन ने सोचते हुए कहा कि यह दिलचस्प है और इतने समय बाद किसी ने उसे सच में उत्सुक किया है। जिज्ञासु नजर से थियोडोर को देखते हुए उसने मोनो सिगरेट होंठों तक ले जाकर पूछा, तुम ड्रेगम चिक क्यों आए हो? थियोडोर ने उंगली उठाकर संतुष्ट अंदाज में कहा, मैं तुमसे यहां एक डील करने आया हूं। माना का कश लेकर आंखें बंद करते हुए उसने पूछा कि वो किस तरह का सौदा चाहता है। थियोडोर ने समझाया कि वो दुकान के सामान की जांच करेगा और बदले में डिफेक्टिव आइटम्स लेगा। ये सुनकर मालकिन की आंखें फैल गईं और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। खुद को संभालने के लिए एक और कश लेकर उसने कहा कि यंग मास्टर बेकार की बातें कर रहा है। थियोडोर ने थोड़ी हिचक के साथ कहा कि यह डील उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसने जिद में मना कर दिया और कहा कि बात कुछ और है। उदास होकर ब्लॉन्ड महिला ने कहा कि ऐसी शर्तें बहुत अजीब और डराने वाली हैं, कोई अप्रेजर इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा और ये ऑफर जरूरत से ज्यादा नेक लगती है। उसने कहा कि अगर इरादा सच में गंभीर है तो उसे कोई ठोस वजह देनी होगी। हाथ उठाकर उसने कहा कि डील की सच्चाई साबित करने के लिए सही कारण देना पड़ेगा। अंदर से थियोडोर घबरा गया। सच बताने पर ग्लटन का राज खुल जाता और झूठ बोलने पर सौदा खत्म हो सकता था। आंखें बंद करके वो रास्ता ढूंढने लगा। अचानक उसकी आंखें खुली, जैसे कोई आइडिया सूझ गया हो। महिला थोड़ा आगे झुकी और पूछा कि वो कब तक ऐसे ही जमे रहेगा। उसी पल थियोडोर ने उसे रोक दिया। शांत स्वर में थियोडोर ने कहा, कोरस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। महिला सन्न रह गई। हैट की छाया से उसकी पीली आंखें चमक उठीं। वो जमी रह गई और फिर बोली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? थकी हुई आवाज में वो कुर्सी से उठी और बड़बड़ाती हुई चल पड़ी। पास से गुजरते हुए उसने पर्पल ग्लव्ड हाथ से एक दराज खोली। अंदर लाल रिबन से बंधा कागजों का बंडल था, जिसके नीचे एक फेदर रखा था। उसने वो पैकेट थियोडोर को थमाया और चिड़चिड़े स्वर में पूछा कि क्या अब वो वजह बताएगा। बिना जवाब का इंतजार किए उसने कहा कि उसकी कॉन्फिडेंस देखकर वो मान लेती है और नाम पूछा। थियोडोर ने कहा, मेरा नाम थियोडोर है। डॉक्यूमेंट देखते हुए महिला ने अपना परिचय केन्स के रूप में दिया, जो ड्रैगम चीक की मैनेजर थी, और कहा कि सारी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई हैं। हल्की मुस्कान के साथ उसने अग्रीमेंट देखा और कहा कि ये वजह काफी है। थियोडोर ने एक और क्लॉज जोड़ने को कहा। हैरानी से केन्स ने पूछा, कौन सा? जेब में हाथ डालकर थियोडोर ने ट्रांजैक्शन को सीक्रेट रखने की मांग की। लाल कागज जिस पर अजीब सिंबल्स बने थे पकड़ते हुए केन्स मुस्कुराई और बोली कि अगर सीक्रेसी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट पर उसका नाम ही काफी है।
उसने कागज थियोडोर को दिया और फिंगरप्रिंट से साइन करने को कहा। थियोडोर का अंगूठा और केन्स की उंगली एक साथ कागज को छूते ही पतली एनर्जी की धाराएं बहने लगीं। धीरे से हंसते हुए केन्स ने कहा कि सौदा पूरा हुआ। बाहें मोड़कर उसने पीछे पड़े भारी बैग की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो सच में सब अकेले उठाएगा। थियोडोर पसीने में भीग गया और बोला कि हाँ, वो इस बैग को अकेले ले जाने वाला है। केन्स ने बुलाने की पेशकश की, लेकिन थियोडोर ने कहा कि वो खुद संभाल लेगा। दुकान की मालकिन अजीब मुस्कान के साथ उसे भारी बैकपैक उठाकर जाते हुए देखती रही। थियोडोर ने सोचा कि अगर घर तक का सफर एक छोटी दौड़ मान लिया जाए तो काम चल जाएगा। फिर वो पूरी रफ्तार से एकेडमी के लिए दौड़ पड़ता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि मैजिकल आर्टिफैक्ट्स से लदा थियोडोर आधे खुले दरवाजों से उड़ता हुआ अंदर आ पहुंचता है और धूल उड़ाते हुए गिर पड़ा। ब्लॉन्ड गार्ड ने उलझन में पूछा कि क्या उसके पास परमिशन है। जमीन पर पड़े पड़े थियोडोर ने चुपचाप विंस द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट आगे बढ़ा दिया। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया और उठने में मदद की। सीन बदलता है। धूप से भरे मेंस डॉर्मिटरी में थियोडोर सफेद टॉवल से चेहरा पोंछता हुआ खुले बैग के पास बैठा। थका हुआ वो गहरी सांस लेता है और सोचता है कि आखिरकार जरूरी सामान इकट्ठा हो गया। अब ग्लटन की भूख मिटाने का समय था। थियोडोर ने अपनी हथेली की तरफ देखा, जहां काला क्रीचर चैन से सो रहा था, और उसे जगाने की कोशिश की। ग्लटन खुशी से हिला और बोला कि आज थियोडोर की खुशबू अलग है। थियोडोर ने उसे घूरकर कहा कि आज का खाना खास होगा। ग्लटन चौंक गया और उत्सुक हो उठा। थियोडोर ने एक पीला पेंडेंट आगे बढ़ाया। ग्लटन ने उसे तुरंत निगल लिया और फिर हथेली में वापस चला गया। एक टर्क्वाइज मैसेज उभरा, जिसमें लिखा था कि वीजल का फटा पुराना पेंडेंट अब्सॉर्ब हो चुका है और पूरी तरह एसिमिलेट होने में 3 मिनट लगेंगे। थियोडोर हैरानी से देखता रहा। एसिमिलेशन पूरी होते ही उसकी छाती नीली रोशनी से चमक उठी। सिस्टम ने बताया कि फर्स्ट सर्कल स्पेल लुब्रिकेंट की मास्टरी बढ़ गई है। मैजिकल पावर उसके अंदर उबलने लगी और माना वेसल भर गया। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, बिना दर्द के अब्जॉर्प्शन जैसा। धूप में संतुष्ट मुस्कान के साथ थियोडोर ने बैग से अगला आर्टिफैक्ट निकाला। आखिर तक ग्लटन को खिलाए गए आइटम्स की संख्या 15 तक पहुंच चुकी थी। थियोडोर अपने साथ जो भी लाया था वो सब बिना किसी निशान के अब्सॉर्ब हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर स्किल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि ग्लटन की हंगर धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। आखिरकार सेकंड सर्कल जितना मैजिक संभाल सकता था, उससे कहीं ज्यादा मैजिक उसके अंदर जमा हो चुका था। आखिर में प्रोटैगनिस्ट का दिल तेजी से धड़कने लगा और धीरे धीरे फैलने लगा। जब थियोडोर ने आंखें बंद की और सो गया, तब भी नेक्स्ट सर्कल में ब्रेक करने की चाह उसे पूरी तरह घेर चुकी थी। उसने अपने दिल में सेकंड सर्कल के चारों तरफ एक बड़ा मैजिक सर्कल बनाया और वर्ल्ड ट्री की लाइंस कार्व करना शुरू किया, ताकि सर्कल के बीच का कनेक्शन टूट जाए। उसके दिल में बनी मैजिक लाइंस चमकने लगीं। थियोडोर ने दांत भींच लिए और अपनी मुट्ठियां कस लीं। वो चाहता था कि सर्कल जितनी जल्दी हो सके पूरा हो जाए। फिर अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर की लंबी विंटर हॉलीडेज खत्म हो गईं। क्लासेस दोबारा शुरू होने का समय आ गया और स्टूडेंट्स एकेडमी लौटने लगे। बाहर जबरदस्त ब्लिजर्ड चल रहा था। तेज रफ्तार से स्नोफ्लेक्स उड़ रहे थे। थियोडोर उन्हीं जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ रहा था, जिन पर वो पहले भी कई बार दौड़ चुका था। कोहनियां मोड़े हुए वो स्पोर्टी पेस में आगे बढ़ रहा था। उसने जिद करके पूरे 40 लैप्स गिने। हर कदम पर वो अपनी टांगों को जबरदस्ती आगे बढ़ाता रहा और नीचे से बर्फ उछलती रही। स्नो ड्रिफ्ट्स को पार करने के बाद थियोडोर बर्फ से ढकी जमीन के बीच स्क्वाटेड होकर थोड़ी देर आराम करने लगा। फिर वो उठा और जिद के साथ पुशअप्स करने लगा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। गिनती 11 से आगे बढ़ते बढ़ते 199 तक पहुंच गई। दांत भींचे हुए पूरी तरह एग्जॉस्टेड थियोडोर ने किसी तरह फाइनल 200th पुशअप पूरा किया। तेज सांसें लेते हुए वो बर्फ पर गिर पड़ा और बोला कि उसने सक्सीड कर लिया। 2 महीने बीत गए। अब पूरी तरह थका हुआ ऊपर गिरती बर्फ के बीच थियोडोर सोच रहा था कि एल्फ्रेड के साथ सिंक्रोनाइज होने से उसे बिना रुके ट्रेनिंग करने का रीजन मिल गया है। बैलिस्टिक मैजिक की बुनियादी सच्चाई यही थी कि हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है, और अब थियोडोर इस बात पर पूरी तरह विश्वास कर रहा था। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमनॉइड फिगर खड़ा था।
शुरुआती ट्रेनिंग सेशंस बहुत पेनफुल थे, लेकिन जल्द ही उसका शरीर इस इंटेंस वर्कलोड का आदी हो गया और वो सोच रहा था कि अब थर्ड सर्कल साफ तौर पर उसके दिल में मौजूद है। ये सब 40 ऑब्जेक्ट्स अब्सॉर्ब करने की वजह से पॉसिबल हुआ था। जैसे ही उसने फॉसेट का हैंडल घुमाया, उसे अचानक एहसास हुआ कि वो सक्सीड हो गया है। कमर में टावल लपेटते हुए थियोडोर ने समझा कि वो आखिरकार अपने क्लासमेट्स के लेवल तक पहुंच गया है। हाथ फोल्ड किए खड़ा हुआ, उसके चीक्स लाल हो चुके थे। तभी उसे जोर की छींक आई। झुंझलाकर आंखें खोलते ही उसे शार्प चिल महसूस हुआ और उसे समझ आ गया कि उसे कोल्ड लग गई है। फिर वो एक बेंच पर बैठ गया। दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ थियोडोर ने राहत महसूस की कि वो अब हीटेड सोफा पर बैठा है। पीछे झुकते हुए उसने अपनी ओवरवेलमिंग फटीग की शिकायत की और वो उस बेंच पर रेस्ट करने लगा। अचानक हल्की सी आवाज सुनकर उसने आंखें खोल दी। सक्सेसफुल ट्रेनिंग की वजह से उसकी सेंसेस बेहद शार्प हो चुकी थीं, जिससे वो दूर की आवाजें भी साफ सुन पा रहा था। तभी उसने देखा, एंट्रेंस की तरफ से एक ग्रुप आगे बढ़ रहा था। तभी 3 लोग थियोडोर के सामने आए, एक डार्क स्किन्ड मैन, एक रेड हेयर्ड गर्ल और उनका इंसोलेंट लीडर। तीनों सोफा की तरफ बढ़ रहे थे। एरोगेंट लीडर ने थियोडोर को देखा और पहचान लिया कि ये वही सीनियर है जो पीछे रह गया था। व्हीट हेयर्ड मैन ने उसे कंटेम्प्ट से देखा और स्नीर करते हुए बोला कि सोफा आराम करने की जगह नहीं है। एक आंख हाफ बंद करके वो पास झुका और बोला कि अगर थियोडोर बिना ग्रेजुएट हुए एकेडमी में ही बूढ़ा हो गया तो एकेडमी की रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी। ईविल स्माइल के साथ लीडर ने थियोडोर को वहां से जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सोफा के पीछे हाथ रखा, उसके आर्म में इलेक्ट्रिक शॉक्स दौड़ गए। वो वहीं फ्रीज हो गया। उसका शरीर इलेक्ट्रिसिटी से क्रैकल करने लगा और वो आउटरेज में चिल्लाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर ने उसका मैजिक कैसे रिफ्लेक्ट कर दिया। ब्लो के बाद जॉन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह खुला रह गया। उसके कंपेनियंस जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। थियोडोर ने नीचे पड़े जॉन को कंटेम्प्ट से देखा और सोचा कि वो आदमी कितनी आसानी से हार गया, जबकि वही स्किल थियोडोर के पास खुद मौजूद थी। प्रोटैगनिस्ट शांति से वहां से चला गया, जबकि वो लोग इंजर्ड जॉन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उदासी के साथ उसने सोचा कि ऐसे लोगों से क्लैश फिर से होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद 1 हफ्ते के अंदर ही। 1 हफ्ते बाद केमिस्ट्री क्लास चल रही थी। प्रोफेसर बेरांडा सफेद कोट पहने हॉल के सामने खड़ी थीं। वो स्टूडेंट्स को एक नए कॉम्बिनेशन के बारे में समझा रही थीं, जिसमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स और बेहद प्रिसाइज कंट्रोल की जरूरत थी। हाथ पॉकेट्स में डालकर बेरांडा ने वॉर्न किया कि वरना रिजल्ट एक डेडली पॉइजन बन सकता है। जब वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन मेथड समझा रही थीं, कुछ स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे, जबकि कुछ डेस्क्स पर फैले हुए थे और कुछ बोर्ड होकर किताबें चेहरे पर रखे बैठे थे। थियोडोर ने हल्की सी एक आंख खोली और टीचर की तरफ देखा। बेरांडा की गेज तुरंत उस पर टिक गई जब वो मैजिकल एनर्जी इन्फ्यूज करने की बात करने लगी। एक्सप्लेन खत्म करने के बाद प्रोफेसर मुस्कुराई और बोली कि अब क्वेश्चंस का टाइम है। थियोडोर को देखते हुए रेड हेयर्ड वुमन ने उससे पूछा, जो सालों से उसकी क्लास अटेंड करता आया था, कि वो सबको बताए कि फुल मून पिल्स बनाना इतना मुश्किल क्यों है और वो अक्सर पॉइजन क्यों बन जाती हैं। थियोडोर अपनी सीट से उठा और बोला कि यह सिंपल है। उसने बताया कि असली प्रॉब्लम पर्पल अल्सर्स की पेटल्स में होती है। अगर उन्हें प्रॉपरली प्यूरिफाई न किया जाए तो पॉइजनस कॉन्सेंट्रेट लीथल लेवल तक एम्पलीफाई हो जाता है। बेरांडा ने स्लाई लुक के साथ उसे देखा और बोली कि उन्हें खुशी है कि वो ऐसा क्वेश्चन आंसर कर पा रहा है जिसका जवाब सबको पहले से पता है। जब उन्होंने कहा कि 2 साल में वो बिल्कुल नहीं बदला, तो थियोडोर ने ग्लूमिली उनकी तरफ देखा। इसके बाद बेरांडा ने उसे नीचे आने को कहा और प्रैक्टिकली दिखाने के लिए बोला कि फुल मून पिल्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। थियोडोर की आंखें शॉक में फैल गईं। आंखें बंद करते हुए उसने बिटरली सोचा कि प्रोफेसर साफ तौर पर उसका मजाक उड़ा रही हैं। जैसे ही थियोडोर एम्फीथिएटर की स्टेप्स से नीचे उतरा, उसके क्लासमेट्स आपस में विस्पर करने लगे कि वो कितना बड़ा फेलियर है जो अपनी मैजिक ट्रेनिंग तक पूरी नहीं कर पाया। वो एक पल के लिए रुका, फिर लॉन्ग स्ट्राइड्स लेते हुए तेजी से उस प्रोफेसर की तरफ बढ़ गया जो नीचे उसका इंतजार कर रही थी। थियोडोर को याद आया कि 2 साल पहले प्रोफेसर जेमिनाई किस तरह घमंड के साथ क्लास पढ़ाती थी। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर कि हम देखते हैं प्रोफेसर थियोडोर का नाम लेकर उसे बुलाने लगती हैं। जब उन्होंने उसका नाम लिया तो उसने झुंझलाहट के साथ उनकी तरफ देखा।
उसने हाथ उठाकर लेसन से जुड़ा एक सवाल पूछा, लेकिन प्रोफेसर जेमिनाई ऐसे बोर्ड पर लिखती रहीं जैसे उन्होंने सुना ही न हो। फिर उन्होंने उसे साफ नाराजगी से देखा। अचानक प्रोफेसर जेमिनाई के हाथ में पकड़ा चौक टूट गया। गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने उसे डांटा और पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उनकी ही क्लास में उन्हें सिखाने की कोशिश करे, वो भी ऐसा इंसान जो ड्रॉप आउट रह चुका है। थियोडोर की यादों से बाहर आते हुए अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। उसे देखते हुए थियोडोर ने सोचा कि अगर वो किसी काउंट का बेटा होता तो टीचर के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल अलग होता। ये सोच उसे अंदर से उदास कर गई। थियोडोर एक गरीब लेकिन नोबल फैमिली का बेटा था और इसी वजह से वो एकेडमी में सबसे आसान निशाना बन गया था। कटोरा हाथ में लेकर थियोडोर ने केमिकल कंपोनेंट्स मिलाने शुरू किए। सब पूरा होने के बाद उसने तैयार हुआ बैंगनी मिक्सचर ध्यान से फ्लास्क में डाला। हाथ नीचे रखकर उसने फ्लास्क को हल्के से हिलाया ताकि कुछ गलत ना हो। कुछ पल बाद उसने फ्लास्क को टेबल पर रख दिया। स्टूडेंट्स नतीजा देखकर सन्न रह गए। पोशन बिल्कुल टेक्स्ट बुक की पिक्चर जैसा दिख रहा था। ऐसा रंग सिर्फ परफेक्ट प्रोपोर्शन से ही बन सकता था। प्रोफेसर जेमिनाई हैरानी से पोशन को देखती रह गईं। उन्होंने थियोडोर से पूछा कि उसने ये कैसे किया। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए थियोडोर ने हाथ के इशारे से बताया कि उसने बस वही रेसिपी फॉलो की थी जिसे मैजिकल कम्युनिटी ने 2 साल पहले रिवाइज किया था। बाकी काम इंग्रेडिएंट्स को ठीक से न्यूट्रलाइज करना था ताकि एनर्जी बराबर बटे और मैक्सिमम रिजल्ट मिले। ये सुनते ही जेमिनाई के माथे पर पसीना आ गया और वो पूरी तरह घबरा गई। अपनी यूनिफॉर्म के बटन्स ठीक करते हुए थियोडोर बोर्ड से हट गया। इसके बाद बाकी प्रोफेसर्स ने भी उसकी एबिलिटी जांचने के लिए और मुश्किल टास्क्स देने शुरू किए, लेकिन एक एक करके सब घबराते चले गए क्योंकि थियोडोर हर बार सफल हो रहा था। जल्दी ही एकेडमी में अफवाह फैल गई कि थियोडोर ने फुल मून पिल्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया है। कुछ प्रोफेसर्स तो इतने हैरान थे कि बस उसे देखते ही रह गए, खासकर इसलिए क्योंकि जो टेस्ट्स वो दे रहे थे वो खुद उन्होंने कभी नहीं सीखे थे। यहां तक कि मॉन्स्टर को कंट्रोल करने का टास्क भी थियोडोर ने पूरा कर दिया। पूरे सेमेस्टर के दौरान थियोडोर ने हर टेस्ट पास किया। उसने हर तरह की मैजिक ट्राई की। हमने उसे फायर मैजिक इस्तेमाल करते देखा जिसे वो पहले सिर्फ थ्योरी में जानता था। बार बार की गई इन कोशिशों से उसकी मैजिकल पावर लगातार बढ़ती गई। 3rd सर्कल के बाद थियोडोर 4th सर्कल तक पहुंच गया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। माना को महसूस करने की उसकी सेंसिटिविटी अभी भी एवरेज थी, लेकिन उसकी मैजिक स्किल्स और बाकी क्लासमेट्स के बीच का फर्क बहुत बड़ा हो चुका था। बाकी हैरान प्रोफेसर्स के सामने प्रोफेसर विंस ने थियोडोर की तेज ग्रोथ की तारीफ की। फिर अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर की 2 लड़कियां थियोडोर के बारे में बात करती दिखीं। एक के गुलाबी बाल थे और उसने पिंक यूनिफॉर्म पहन रखा था, दूसरी ब्लॉन्ड थी और एकेडमी यूनिफॉर्म में थी। थियोडोर को लेकर लोगों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चाहने वाले बढ़े लेकिन दुश्मन भी बढ़ गए। क्लास के बुलीज समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। वो आपस में फुसफुसाने लगे। हर्षा कार्टर सोच में थोड़ी पकड़े बैठा था। उसके बगल में मोटा आदमी गुस्से में था और पास खड़ी एक लड़की की आंखों में आंसू थे। कार्टर के एक दोस्त ने, जो सीढ़ियों पर बैठा था, पूछा कि क्या थियोडोर ने उसके छोटे भाई को पीटा था। गार्सिया मुस्कुराने लगा, जैसे उसकी शंका पक्की हो गई हो। ग्रुप के सामने खड़े होते ही उसके पीछे एक लाल शिकारी जानवर जैसी ऑरा उभर आई, जिससे आसपास के स्टूडेंट्स डर गए। गार्सिया ने कहा कि थियोडोर की वजह से अब उसके परिवार के लोग भी सिर झुकाकर चलने पर मजबूर हैं। तभी एक छोटे बालों वाला लड़का हंसते हुए बोला कि क्या थियोडोर से बदला लेने का कोई तरीका है। गार्सिया मुस्कुराया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने बताया कि कल होने वाली मैजिक बैटल में वो थियोडोर को हराने वाला है। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर की हाथ में चौक पकड़े प्रोफेसर विंस बोर्ड पर लिखते हुए मैजिक बैटल्स की अहमियत समझा रहे थे। स्टूडेंट्स की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा कि युद्ध कभी भी अचानक आ सकते हैं और ऐसे में मैजिशियंस और उनकी ताकत की मांग बढ़ जाती है, लेकिन मैजिशियंस की संख्या सीमित होती है। इसी वजह से हर देश बैटल मेजेस तैयार करने के लिए एकेडमीज को सपोर्ट करता है। विंस ने बताया कि जहां एक एक्सपीरियंस सोल्जर 10 दुश्मनों को मार सकता है, वहीं 4th सर्कल मैजिशियन 100 को खत्म कर सकता है।
जेब में हाथ डालकर उन्होंने कहा कि बैटलफील्ड पर मैजिशियन एक स्ट्रैटेजिक वेपन होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। स्टूडेंट्स की हैरान हालत देखकर कोई मुंह खोले बैठा था तो कोई सिर पकड़े। विंस ने कहा कि वो सब ध्यान से सुन तो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनमें से कौन इसके लायक है। उन्होंने जोड़ा कि जो बैटल मेज बनेंगे उन्हें आर्मी से हाईएस्ट सपोर्ट मिलेगा और किंग की तरफ से स्पेशल टाइटल भी। थोड़ी देर आंखें बंद करके विंस बोले कि शांति के समय में भी एक जरूरी बुराई रहती है। उन्होंने कहा कि कंपटीशन से पहले सबको इन रूल्स को याद रखना होगा। एक उंगली उठाकर विंस ने पहला रूल बताया, कोई मैजिकल आइटम इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी उंगली उठाकर कहा कि मैच शुरू होने से पहले कोई अटैक नहीं करेगा। तीसरी उंगली उठाकर बोले कि मैच ऑर्डर बदला नहीं जाएगा। सख्त आवाज में विंस ने कहा कि जो एक भी रूल तोड़ेगा वो खुद उसे एकेडमी से बाहर निकाल देंगे। इस बात पर सभी स्टूडेंट्स ने भी सहमति जताई। चश्मा ठीक करते हुए विंस ने पहला ट्रेनिंग मैच शुरू होने का ऐलान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि नाम बुलाने पर कोई मना कर सकता है, मगर मैच शुरू होने के बाद कोई भी बैटल छोड़कर नहीं भाग सकता। मुंह खोलते हुए उन्होंने कंटेंडर्स के नाम पढ़ने शुरू किए। सबसे पहले गार्सिया कार्टर का नाम लिया गया। गार्सिया ने मेज पर मुक्का मारा और सब समझ गया। हाथ जेब में डालकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जब विंस ने दूसरा नाम पढ़ा तो उसका मूड तुरंत गिर गया। नाम था थियोडोर। विंस की मुस्कान गायब हो गई। थियोडोर ने हाथ उठाया और सीढ़ियों से नीचे आ गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। गार्सिया के हाथ जेब में थे और उसके चारों ओर माना चमक रही थी। वो थियोडोर के शांत चेहरे को देखते हुए हल्की मुस्कान दे रहा था। गार्सिया के चारों ओर माना अब और तेज हो गया, मगर दूसरी तरफ थियोडोर ने उसे बिल्कुल बेपरवाह नजर से देखा। गार्सिया अपना हाथ उठाता है। गार्सिया के हाथ में लाइटनिंग बनने लगती है। करंट की वजह से गार्सिया के बाल खड़े हो जाते हैं। गार्सिया थियोडोर से पूछता है कि थियोडोर आखिर वर्स्ट स्टूडेंट्स में से एक कैसे हो सकता है, लेकिन थियोडोर कोई जवाब नहीं देता। थियोडोर सिर्फ अपना हाथ उठाता है और गार्सिया को इशारे से पास आने के लिए कहता है। थियोडोर की नजर एक पल के लिए भी गार्सिया से नहीं हटती। थियोडोर अपने मन में गार्सिया को बेवकूफ समझ रहा होता है। उसी समय विंस बीच में इंटरवीन करता है। विंस एक नोटपैड पर पेन से कुछ लिख रहा होता है। विंस गार्सिया को सलाह देता है कि अपकमिंग बैटल्स के लिए अपनी स्ट्रेंथ बचाकर रखे। अगर गार्सिया बाहर नहीं होना चाहता, विंस थियोडोर और गार्सिया के बीच आकर खड़ा हो जाता है। विंस थियोडोर की तरफ देखते हुए कहता है कि ट्रेनिंग का पर्पस ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैन्यूवर्स से परिचित कराना है। नॉर्मल फाइट्स बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं। क्लासेस सिर्फ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ही होंगी। विंस रूल्स फॉलो करने और ऑफेंसिव डिफेंसिव एक्सपीरियंस गेन करने की बात कहता है। वहीं विंस की इन बातों को सुनकर हम देखते हैं थियोडोर अपनी स्लीव्स ऊपर करता है। थियोडोर अपने लेफ्ट हैंड की फिस्ट टाइट करता है। थियोडोर की नजर अब भी गार्सिया पर टिकी रहती है। गार्सिया पॉकेट्स में हाथ डाले थियोडोर को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। विंस एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही कॉइन जमीन को टच करेगा तो तुम दोनों अपने अपने स्पेल्स को यूज कर सकते हो। विंस कॉइन को हाथ में लेकर टॉस करने के लिए तैयार होता है। विंस अपने थंब से कॉइन को उछाल देता है। कॉइन हवा में लगातार घूम रहा होता है। कॉइन अभी हवा में ही होता है और कॉइन पर रीत पहने आदमी की ड्राइंग दिखाई देती है। विंस थियोडोर को रेडी होने का आदेश देता है। थियोडोर दोनों हाथ फैलाकर स्टांस ले लेता है। विंस गार्सिया को अटैक के लिए रेडी होने को कहता है। गार्सिया पॉकेट से हाथ निकालता है और स्टांस लेता है। विंस की आवाज भारी हो जाती है। विंस ड्यूअल शुरू करने का आदेश देता है। वहीं हम देखते हैं गार्सिया स्टांस लेते ही लाइटनिंग स्पेल को कास्ट करने लगता है और स्पेल थियोडोर की तरफ भेज देता है। थियोडोर दोनों बाजू क्रॉस करता है और बैरियर स्पेल कास्ट करता है। एक येलो बैरियर तुरंत थियोडोर के चारों तरफ बन जाता है और लाइटनिंग को रोक लेता है। हालांकि इसी बीच थियोडोर का बैरियर भी टूट जाता है। बैरियर के गैप से थियोडोर की फिगर दिखाई देती है। थियोडोर के चारों तरफ हल्की भाप निकल रही होती है। थियोडोर गार्सिया को देखकर कंक्लूजन निकालता है कि गार्सिया ने फास्टेस्ट लाइटनिंग टेक्निक यूज की थी ताकि विक्ट्री इंश्योर हो सके। लाइटनिंग अटैक के अलावा गार्सिया की शील्ड पावर क्लास में अनमैच्ड है। थियोडोर अपना हाथ उठाता है और फिस्ट बना लेता है। थियोडोर सोचता है कि पहले सिंपल मैजिक यूज करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब थियोडोर सीरियसली जीत की उम्मीद कर रहा है। थियोडोर को लगता है कि एक डिसेप्टिव मैन्यूवर काम आ सकता है जब तक गार्सिया उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। थियोडोर की नजर फ्यूरियस हो जाती है।
थियोडोर चाहता है कि गार्सिया उसे वीक ही समझता रहे। ऐसा हुआ तो वो जीत सकता है। गार्सिया हाथों से स्मोक को हटाता है और सबको याद दिलाता है कि फर्स्ट क्लास के वर्स्ट स्टूडेंट्स अक्सर इंजर्ड हो जाते हैं। थियोडोर फिर से हाथ उठाकर गार्सिया को बुलाता है। थियोडोर कहता है कि गार्सिया को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो अभी जीता नहीं है, और ये बोलने से पहले उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। गार्सिया गुस्से में थियोडोर को देखता है। गार्सिया को समझ नहीं आता कि थियोडोर उसका अटैक रोक कैसे पाया। वहीं हम थियोडोर को देखते हैं जो कि अब एक स्टांस लेते हुए स्पेल कास्ट करने लगता है। थियोडोर के पीछे लाल रंग के ट्विस्टिंग फायर स्पीयर्स बनते हैं। थियोडोर होंठ भींचता है और फिस्ट टाइट करता है। फिर वो उन फायर स्ट्राइक स्पेल गार्सिया की तरफ भेजने लगता है। गार्सिया तुरंत बैरियर स्पेल एक्टिवेट करता है। गार्सिया के चारों तरफ गोल्डन बैरियर बन जाता है। गार्सिया थियोडोर की कोशिश पर हंसने लगता है, लेकिन गार्सिया की आंख इरिटेशन से सिकुड़ जाती है। गार्सिया अपने मन में सोचता है कि थियोडोर दोबारा ऐसा स्पेल नहीं दोहरा पाएगा और गैप और बढ़ जाएगा। लेकिन तभी बैरियर पर दरारें फैलने लगती हैं। थियोडोर का स्पेल गार्सिया की बैरियर को तोड़ देता है। गार्सिया समझ जाता है कि थियोडोर ने सारे फायर स्ट्राइक्स एक ही पॉइंट पर फोकस किए थे। पूरा फायर स्पेल बैरियर के टॉप पर कॉन्सेंट्रेट हो चुका होता है। गार्सिया की बैरियर पूरी तरह टूट जाती है। एक्सप्लोजन के साथ गार्सिया हवा में उछल जाता है। गार्सिया हवा में हाथ क्रॉस करके अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करता है। गार्सिया जमीन पर गिरने के बाद शॉक में थियोडोर को देखता है। गार्सिया की बैरियर टूट चुकी होती है। गार्सिया को समझ नहीं आता कि अब वो खुद को थियोडोर के स्पेल्स से कैसे बचाए। गार्सिया हाथों के बीच से थियोडोर को देखता है। गार्सिया को समझ नहीं आता कि थियोडोर ने स्पेल की ट्रेजेक्टरी कैसे बदली। गार्सिया की आंखों में फ्यूरी भर जाती है। गार्सिया के होंठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है, और यहीं गार्सिया फैसला करता है कि अब थियोडोर को सीरियसली लेना पड़ेगा। गार्सिया अपनी मुट्ठी कस लेता है और उसकी मुट्ठी लाल रंग में चमकने लगती है। स्पेल को कंट्रोल करना गार्सिया के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब तक गार्सिया कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, जीत की उम्मीद बनी हुई थी। गार्सिया अपनी मुट्ठी खोलता है और उसकी हथेली से आग की तेज चमक निकलने लगती है। हथेली के बीचों बीच एक तेज लाल रोशनी जमा हो जाती है। गार्सिया मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वो थियोडोर को खत्म कर देगा। गार्सिया एक और फायर स्पेल तैयार करता है। माना का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि गार्सिया के बाल ऊपर उठने लगते हैं। अगले ही पल गार्सिया अपना हाथ घुमाता है और इग्निशन स्पेल के साथ एक फायरबॉल थियोडोर की तरफ फेंक देता है। फायरबॉल तेजी से थियोडोर की ओर बढ़ता है। उसी समय थियोडोर अपने दोनों हाथ क्रॉस करता है और फिर एक हाथ आगे बढ़ाकर ट्रायंगुलर बैरियर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। थियोडोर के चारों तरफ एक त्रिकोणीय बैरियर बनना शुरू हो जाता है। अगर हमला दोनों तरफ से होता तो ट्रायंगुलर बैरियर की ताकत कम हो जाती, लेकिन यह हमला सामने से था। फायर स्पेल थियोडोर के ट्रायंगुलर बैरियर से टकराता है और नलीफाई हो जाता है। धुआं और बैरियर की वजह से बैटलफील्ड पर क्या हुआ ये ऑडियंस को साफ दिखाई नहीं देता। कुछ स्टूडेंट्स अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और तभी धुएं के बीच से एक शैडो बाहर आती हुई दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं थियोडोर धुएं से बाहर निकल रहा होता है। थियोडोर शांति से गार्सिया की तरफ चलने लगता है। ये देखते ही गार्सिया डर जाता है। गार्सिया का मुंह खुला रह जाता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। गार्सिया को समझ ही नहीं आता कि थियोडोर उसके स्पेल से जिंदा कैसे बच गया। थियोडोर सिर उठाता है और गार्सिया को शांत आवाज में बताता है अब उसकी बारी है। थियोडोर का हाथ लाल होने लगता है। उसके हाथ से एनर्जी निकलने लगती है। थियोडोर अपनी मुट्ठी कसता है और उसमें से आग की चमक फूट पड़ती है। ये देखते ही गार्सिया घबरा जाता है और डर के मारे रेंगने लगता है। गार्सिया समय मांगने की कोशिश करता है, लेकिन थियोडोर नहीं रुकता। थियोडोर अपने हाथ में फायर स्पेल कॉन्सेंट्रेट करता है और हाथ आगे बढ़ाकर सीधे गार्सिया की तरफ वार करता है। स्पेल उड़ता हुआ गार्सिया के शरीर से टकराता है। गार्सिया की आंखें पलट जाती हैं। होश खोने से पहले गार्सिया के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, थियोडोर ने वापस से मेरे बैरियर को कैसे तोड़ दिया। स्पेल गार्सिया की छाती पर लगता है और गार्सिया का शरीर हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है। ऑडियंस पूरी तरह शॉक में चली जाती है। सब लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। कार्टर फैमिली का यंग मास्टर गार्सिया थियोडोर जैसे वीकेस्ट स्टूडेंट से बुरी तरह हार चुका है।
थियोडोर जीत की खुशी में अपनी मुट्ठी छाती पर मारता है। कई स्टूडेंट्स खड़े होकर थियोडोर का नाम चिल्लाने लगते हैं। इस बीच गार्सिया जमीन पर पड़ा होता है। गार्सिया गुस्से से थियोडोर की तरफ देखता है और सारी गलती उसी पर डाल देता है। गार्सिया उठने की कोशिश करता है। विंस ये देखता है और तुरंत गार्सिया की तरफ मुड़ जाता है। गुस्से में गार्सिया चिल्लाता है कि वो अचानक हुए हमले से मिली हार को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही अभी उसके पास माना नहीं बचा हो। थियोडोर अपने हाथ क्रॉस करके गार्सिया को देखता रहता है। गार्सिया छाती पकड़कर झुकता है और थियोडोर को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। धीरे से गार्सिया अपनी जैकेट की इनर पॉकेट से एक मैजिकल ऑब्जेक्ट निकालता है। कार्टर फैमिली की इज्जत के नाम पर गार्सिया दोबारा ड्यूल मांगता है। विंस दूर से सब देख रहा होता है। राउंड रेड ग्लासेस के पीछे विंस की आंखों में हैरानी होती है। अनएक्सपेक्टेड डिफीट के बाद तुरंत दूसरा चैलेंज, ये विंस को अजीब लगता है। लेकिन विंस की आंखों में गुस्सा भी झलकता है। अगर ये अफवाह फैल गई कि गार्सिया थियोडोर से हार गया तो कार्टर फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। विंस गार्सिया की हथेली में रखे ऑब्जेक्ट को देखता है और समझ जाता है ये अब सिर्फ ड्यूल नहीं रहा। गार्सिया की आंखों में साफ साफ मर्डर की चाह जल रही थी। रेपुटेशन दांव पर थी। विंस भौहें सिकोड़ता है और सोचता है अब जीत के लिए गार्सिया आर्टिफैक्ट्स और फॉरबिडन पावर तक इस्तेमाल करेगा। लेकिन जैसे ही विंस थियोडोर की तरफ देखता है, विंस चौंक जाता है। थियोडोर की आंखों में भी रेज जल रही होती है। थियोडोर हॉस्टाइल एक्सप्रेशन के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाता है। तभी गार्सिया चीखता है, थियोडोर मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। गार्सिया की मुट्ठी से तेज रोशनी फूटती है। ऑरेंज फायरी ऑरा उसके चारों तरफ फैल जाती है। गार्सिया झुककर अपनी छाती पर हाथ मारता है और थियोडोर को आगे आने को कहता है। अगले ही पल गार्सिया के पीछे एक विशाल जानवर की परछाई उभर आती है। गार्सिया के बाल और कपड़े लाल रंग में बदल जाते हैं। थियोडोर पसीने में भीगा हुआ एक भौं उठाता है और कहता है, गार्सिया पूरी तरह पागल हो चुका है। गार्सिया गुस्से और नफरत से थियोडोर को देखता है और पूछता है, क्या थियोडोर इस मर्डरस अटैक को झेल पाएगा? थियोडोर शांत रहता है और कहता है, गार्सिया बकवास कर रहा है। गार्सिया चीखता है कि थियोडोर का बैरियर इस फायरी इनकारनेशन को नहीं झेल पाएगा और उसे सरेंडर करने को कहता है। थियोडोर सिर पीछे झुकाकर एक आंख बंद करके पूछता है, गार्सिया को इतना भरोसा आखिर मिला कहां से? थियोडोर गार्सिया को आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने पर ताना मारता है और याद दिलाता है कि यह सब एक कमजोर स्टूडेंट के खिलाफ किया जा रहा है। गार्सिया गुस्से में गालियां देता है और चिल्लाता है कि अगले जन्म में भी थियोडोर को नहीं छोड़ेगा। थियोडोर शांत स्वर में कहता है, आखिर तुम कब तक यूं ही बकवास करने वाले हो? थियोडोर अपनी उंगली से अपनी छाती की तरफ इशारा करता है और कहता है, चलो अटैक करो। गार्सिया हंसता है, वाइल्ड स्माइल के साथ कहता है, अब जीत या हार मायने नहीं रखती। गार्सिया अपनी हथेली में आग जमा करता है, थियोडोर को नफरत से घूरता है और घोषणा करता है कि वो आज थियोडोर को खत्म कर देगा और कार्टर फैमिली की इज्जत वापस लेगा। और अगले ही पल गार्सिया अपने पंच को सामने की तरफ मारता है। उसी पल हवा में एक जबरदस्त आग का हमला बनता है जो सीधा थियोडोर की तरफ दौड़ पड़ता है। चारों तरफ इतना तेज उजाला फैल जाता है कि कुछ भी साफ दिखना मुश्किल हो जाता है। तभी हम थियोडोर को देखते हैं। थियोडोर अपनी छाती पर हाथ क्रॉस कर लेता है और आंखें बंद कर लेता है। मन ही मन थियोडोर ये मान लेता है कि गार्सिया सही कह रहा था। सिर्फ एक बैरियर काफी नहीं होता, क्योंकि गार्सिया ने फोर्थ सर्कल मैजिक यानी फायरी एम्बॉडीमेंट इस्तेमाल किया था। लेकिन थियोडोर को यह भी याद आता है कि गार्सिया एक बहुत बड़ी बात भूल चुका है। एलिमेंट्स के इंटरैक्शंस हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं और यही गलती गार्सिया ने की, ये मान लेना कि थियोडोर सिर्फ एक बैरियर बनाएगा। अचानक थियोडोर अपनी गहरी ग्रे आंखें खोल देता है। अगले ही पल थियोडोर एक घुटने पर बैठ जाता है और अपनी हथेली जमीन से छुआ देता है। जैसे ही हाथ जमीन से लगता है, धरती जोर से कांपती है और थियोडोर के चारों तरफ मिट्टी और पत्थर हवा में उठने लगते हैं। थियोडोर जोर से चिल्लाता है और उसी पल एक अर्थ बैरियर बनता है। पत्थरों का एक पूरा स्टोन डोम थियोडोर को चारों तरफ से ढक लेता है। बैरियर के अंदर से थियोडोर को गार्सिया का गुस्से से भरा चेहरा दिखाई देता है। अगले ही पल गार्सिया का फायरी अटैक सीधे स्टोन डोम से टकराता है। जबरदस्त धमाके के साथ बैरियर टूटने लगता है। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं,
आग की कई छोटी छोटी लहरें एक ही जगह पर लगातार हमला करने लगती हैं। पूरा बैटलफील्ड अब धूल और धुएं से भर जाता है। धूल के बीच विंस की परछाई साफ दिखाई देती है। विंस बिना पलक झपकाए लड़ाई को देख रहा होता है। ऑडियंस में खड़े कुछ स्टूडेंट्स डर से सिहर जाते हैं। एक लड़का और एक लड़की गुस्से में कहते हैं कि थियोडोर ने गार्सिया का मजाक उड़ाकर अपनी जान दे दी है। गार्सिया हल्की हंसी के साथ अपनी ठुड्डी पोंछता है और सोचता है कि अंदर कितनी भयानक गर्मी रही होगी। गार्सिया को लगता है कि चाहे थियोडोर ने हमला रोका हो या नहीं, अब कार्टर फैमिली की इज्जत वापस आ चुकी है। लेकिन तभी गार्सिया की नीली आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। टूटे हुए पत्थरों के ढेर से एक हाथ बाहर निकलता है। अगले ही पल हम देखते हैं थियोडोर को। थियोडोर पत्थरों के टुकड़ों के बीच खड़ा होता है। थियोडोर गार्सिया से पूछता है कि क्या गार्सिया क्लास में सोता रहता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्स की नेचर पढ़ाई जाती है और वो एलिमेंट्स के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुनते ही गार्सिया की आंखें बाहर आने को हो जाती हैं। उसका जबड़ा नीचे लटक जाता है। विंस हल्की सी स्मर्क के साथ आह भरता है, गार्सिया से निराश होकर। ऑडियंस पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। सब थियोडोर को घूरते रह जाते हैं। तभी विंस हवा में उड़ते कपड़ों के बीच लड़ाई के खत्म होने की घोषणा करता है। विंस गुस्से से भरी आंखों के साथ गार्सिया की तरफ बढ़ता है और उसे खड़े होने का आदेश देता है। गार्सिया डरते हुए कुछ सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन विंस अचानक उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। अगले ही पल विंस अपनी पूरी ताकत से गार्सिया के गाल पर एक मुक्का दे मारता है। गार्सिया साइड में उड़ता है और जमीन पर गिर जाता है। गार्सिया इंस्टिंक्टिवली अपना चेहरा ढक लेता है। खून बह रहा होता है। कमजोर आवाज में गार्सिया कहता है कि वो सब एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन विंस पागल सी मुस्कान के साथ गार्सिया को फिर से उठाता है। उसके मुंह से कई दांत गायब होते हैं। विंस गुस्से में पूछता है कि गार्सिया ने क्लास में आर्टिफैक्ट कैसे इस्तेमाल किया। विंस की हथेली पर एक लाल डायमंड जैसा सिंबल दिखाई देता है। गार्सिया खून से सना हुआ कांपती आवाज में फिर से कहता है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है। विंस की आंखों में नसें उभर आती हैं। विंस पूछता है कि क्या गार्सिया ने सच में सोचा था कि ये सब नजर नहीं आएगा। गार्सिया आंखें बंद करके रोते हुए कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके फैमिली की प्राइड दांव पर लगी थी। विंस ठंडे स्वर में खुद ही जवाब देता है, गार्सिया किसी चीज के लायक साबित नहीं हुआ। अगले ही पल विंस हल्के से हाथ घुमाकर गार्सिया को दूर फेंक देता है, जिससे कि गार्सिया कई मीटर पीछे जाकर गिरता है। गार्सिया अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेता है और उसका शरीर कांपने लगता है। तभी विंस आगे बढ़ता है और सख्त आवाज में कहता है कि क्लास के बाद गार्सिया को उसके ऑफिस में आना होगा। वहां टीचिंग काउंसिल बैठेगी, जहां गार्सिया की हरकतों पर चर्चा होगी और सजा का फैसला लिया जाएगा। उसी पल विंस जोर से थियोडोर का नाम पुकारता है। आवाज सुनते ही थियोडोर का शरीर हल्का सा सिहर जाता है। फिर विंस बिना टाइम वेस्ट किए थियोडोर से कहता है कि थियोडोर तुरंत प्रोफेसर की लैबोरेटरी में जाए। थियोडोर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन आदेश मानने में देर नहीं करता। फिर हम बुरोन एकेडमी की रिसर्च बिल्डिंग का सीन देखते हैं। थियोडोर दरवाजे के सामने खड़ा खुद से बुदबुदाता है। थियोडोर समझ जाता है कि अब वो पल आ चुका है। थियोडोर सोचने लगता है कि विंस ने उसे बुलाया है तो वजह साफ है, और वो वजह है उसकी असामान्य डेवलपमेंट। ऊपर से विंस जरूर सवाल पूछेगा। ये सोचते ही थियोडोर के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं। इतनी अचानक कौशल का बढ़ जाना किसी को भी शक में डाल सकता है, और जो कुछ अभी हुआ है उसके बाद थियोडोर को शक की नजर से देखा जाना तय है। अचानक थियोडोर रुक जाता है और सिर उठाकर सामने देखता है। एक छोटा सा ग्लोइंग साइन दिखाई देता है जो लैबोरेटरी की डायरेक्शन बता रहा है। थियोडोर अपनी हथेली माथे पर रखता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। ना तो कोई बहाना मिल रहा है, ना ही सच बताने की हिम्मत। थियोडोर अपनी हथेली खोलकर ग्लटनी को देखता है। थियोडोर समझ जाता है कि अगर ये क्रीचर सामने आ गया तो इसे सुपरनैचुरल या ब्लैक मैजिक समझ लिया जाएगा, और ऐसा हुआ तो परेशानी से बचना नामुमकिन है। थियोडोर मन ही मन खुद को कोसता है, लेकिन फिर यह भी सोचता है कि शायद अब भी कोई रास्ता बचा है। थियोडोर धीरे से लकड़ी के दरवाजे पर नॉक करता है और अंदर आने की इजाजत मांगता है। अंदर से विंस की तेज आवाज आती है। थियोडोर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। अंदर विंस मेज के पास बैठा होता है, हाथ में एक किताब लिए हुए। थियोडोर को देखते ही विंस बताता है कि वो अभी अभी पेडागोजिकल काउंसिल से लौटा है।
विंस हल्की मुस्कान के साथ थियोडोर को बैठने का इशारा करता है और आराम से बैठने को कहता है। थियोडोर सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। विंस कहता है कि उसे डर था कहीं थियोडोर को चोट तो नहीं आई, लेकिन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर विंस बताता है कि दोपहर का पूरा मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। अर्ल कार्टर फैमिली का हेड, खुद एकेडमी आया था और माफी मांग चुका है। विंस ये भी जोड़ता है कि मामला एकेडमी के लिए काफी सेंसिटिव था। डायरेक्टर तक खुलकर फैसला लेने से डर रहा था। विंस को इस बारे में कुछ बोलने की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन आखिरकार कार्टर फैमिली के हेड ने खुद फॉरगिवनेस मांगी और थियोडोर तक माफी पहुंचाने को कहा। विंस मुस्कुराते हुए कहता है कि बस इतना ही, और अब असली बात पर आते हैं। ये सुनते ही थियोडोर अनजाने में मुंह खोल देता है। उसी पल विंस अपनी जेब से वही आर्टिफैक्ट निकालता है जो गार्सिया ने पहले इस्तेमाल किया था। थियोडोर उस चीज को देखता है और कुछ पल के लिए खो सा जाता है, फिर हिचकिचाते हुए कहता है, ये आर्टिफैक्ट द रोरिंग फ्लेम कहलाता है। प्रोफेसर हल्का सा गंभीर हो जाता है और कंफर्म करता है कि गार्सिया ने उसी आर्टिफैक्ट का गलत फायदा उठाया था। विंस आगे बताता है कि इस आर्टिफैक्ट के अंदर हॉक नाम के एक फायरी कोयोटी की आत्मा बंद है। इस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करने वाला हॉक की एबिलिटीज हासिल कर लेता है और अपनी मैजिक को आग में बदल सकता है। ये कहते हुए विंस हल्की मिस्टीरियस मुस्कान देता है और बताता है कि ये काउंट की तरफ से एक तरह की माफी है। ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं और थियोडोर के पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इतना कहकर प्रोफेसर आर्टिफैक्ट को थियोडोर के और पास कर देता है और साफ कहता है कि अब ये चीज थियोडोर की है। थियोडोर हल्का सा चौंकता है और नर्वस होकर पूछता है कि क्या विंस मजाक कर रहा है। विंस मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अगर ये अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की गई तो मामला एक्सपल्शन तक जा सकता है, और अगर अपॉलॉजी ठुकराई गई तो विंस खुद गार्सिया की एक्सपल्शन का इंतजाम कर देगा। ये सुनते ही थियोडोर के चेहरे पर मजबूरी वाली मुस्कान आ जाती है। पसीना निकलते हुए थियोडोर कहता है कि अब रिग्रेट करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। विंस एक आईब्राउ हल्का सा उठाता है, अपने चश्मे को ऊपर सेट करता है और कहता है कि थियोडोर ने समझदारी भरा फैसला लिया है। फिर प्रोफेसर चुपचाप खड़ा रहता है और देखता है कि थियोडोर आर्टिफैक्ट को ध्यान से एग्जामिन कर रहा है। अचानक विंस का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। विंस अपनी उंगलियों से खेलते हुए लकड़ी की टेबल को देखने लगता है। कुछ सेकंड बाद विंस आंखें बंद करता है और थियोडोर का नाम लेता है। थियोडोर, जो आर्टिफैक्ट को अपने कपड़ों के अंदर रख रहा होता है, एकदम फ्रीज हो जाता है। विंस आपस में जुड़ी हुई उंगलियों को देखते हुए बोलता है कि वो और थियोडोर पूरे 3 साल से साथ हैं। विंस ये भी मानता है कि कई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थियोडोर की स्किल्स और एबिलिटीज रुकी हुई रहीं। थियोडोर आंखें बंद करके सिर झुका लेता है। विंस आगे कहता है कि विंटर हॉलिडेज के बाद थियोडोर ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। यह सुनकर थियोडोर आंखें खोलता है, डिसबिलीफ में देखता है। विंस कहता है कि थियोडोर अगर जवाब नहीं देना चाहता तो जरूरत नहीं है, क्योंकि विंस जानता है कि थियोडोर उन लोगों में से नहीं है जो स्किल्स बढ़ाने के लिए गलत काम करेंगे। विंस थोड़ी मुश्किल से कहता है कि थियोडोर के मेंटोर होने के नाते विंस मदद करना चाहता है, लेकिन बात पूरी किए बिना ही चुप हो जाता है। फिर विंस शांत होकर थियोडोर का रिएक्शन देखता है और कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। थियोडोर सोच में डूब जाता है। सच बताए या झूठ बोले, दोनों ही रास्ते मुश्किल लगते हैं। थियोडोर समझ जाता है कि देर सवेर लाइब्रेरी से गायब किताबों का पता चल ही जाएगा और उसके बाद ग्लटनी भी सामने आ जाएगा। ये सोचकर थियोडोर को एहसास होता है कि फिर एकेडमी तो दूर, शायद सड़क पर भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। विंस लगातार थियोडोर को देखता रहता है, जवाब का इंतजार करता हुआ। थियोडोर हिचकिचाकर विंस की तरफ देखता है, मगर चुप रहता है। कुछ सेकंड बाद थियोडोर आंखें बंद करता है और कहता है कि जैसा प्रोफेसर चाहें वैसा ही होगा। थियोडोर अपना हाथ बाएं कंधे पर रखता है और विंस से कहता है कि इस हाथ को देखें। आंखें बंद किए हुए थियोडोर अपनी बाईं हथेली ऊपर करता है। हथेली पर एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई देता है। धीरे धीरे वो धब्बा फैलने लगता है और पतले काले धुएं में बदल जाता है, जिसे देखकर विंस काफी ज्यादा टेंस हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। जब काला धुआं थियोडोर के चेहरे से होकर गुजरता है, थियोडोर बिना किसी इमोशन के कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए। विंस कंफ्यूजन में देखता रहता है।
थियोडोर अपनी हथेली को बंद करता है और काले सब्सटेंस की मात्रा और बढ़ने लगती है। अचानक थियोडोर कहता है कि जगह खाली कर दी जाए। पूरे कमरे में एक चमकदार गुलाबी रोशनी भरने लगती है। थियोडोर गुलाबी धुएं और काले स्मोक के बीच खड़ा होकर ठंडे स्वर में कहता है, लंच का टाइम हो गया है। ये देखकर विंस की आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह भी खुला रह जाता है। उसी पल लैबोरेटरी में एक तीसरी आवाज गूंजती है। विंस हैरानी से थियोडोर की तरफ देखता है और उसका नाम लेकर पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। विंस ये भी पूछता है कि यहां आखिर हो क्या रहा है। थियोडोर शांत चेहरा बनाए प्रोफेसर को देखता रहता है। ग्लटनी से निकलती डार्क एनर्जी पूरे कमरे को ढक लेती है। थियोडोर कहता है कि अब ग्लटन के स्नैक का वक्त है। ग्लटनी खुशी से अपना मुंह खोल लेता है। विंस ये सब देखते हुए अतीत को याद करता है, जहां पर कि विंस कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और थियोडोर को देखता हुआ पूछता है, तो क्या तुम वही अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट हो? थियोडोर मिलर कामली जवाब देता है कि हाँ। थियोडोर आंखें बंद करता है और कहता है कि अब ग्रेड्स मायने नहीं रखते। ब्यूरन एकेडमी में असली फर्क स्किल्स से पड़ता है। विंस सवालिया नजर से थियोडोर को देखता है और शांति से कहता है कि थियोडोर गलत है। विंस जोड़ता है कि थियोडोर को यहां बुलाने की वजह ये नहीं थी। इतना कहकर विंस हाथ के सहारे झुकता है और क्यूरियोसिटी के साथ थियोडोर को देखने लगता है। वो नोट करता है कि उसकी लर्निंग एबिलिटीज इस एकेडमी में किसी से भी बेहतर हैं। विंस फिर मिलर से पूछता है कि वो उसकी बातों के बारे में क्या सोचता है, खासकर तब जब प्रोफेसर विंस खुद उसका साथ देने को तैयार है और इस तरह वो ब्यूरन एकेडमी में रह सकता है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। आंखें खाली हो जाती हैं। वो महसूस करता है कि इन शब्दों के साथ उसके दिमाग में कुछ चमक सा गया है। ब्यूरन एकेडमी, जहां हर कोई दुश्मन जैसा लगता था, वहीं पहली बार कोई ऐसा था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तभी मेन कैरेक्टर अपने हाथ से ग्लटनी को बाहर निकालता है। मैजिकल ग्रिमोयर तुरंत प्रोफेसर की मेज पर रखे आर्टिफैक्ट को अपनी जीभ से पकड़ लेता है। थियोडोर साफ तौर पर महसूस करता है कि प्रोफेसर विंस वो इंसान है जिस पर बिना किसी वजह के भी पूरा भरोसा किया जा सकता है। ग्लटनी बेहद खुश दिखता है। आर्टिफैक्ट धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा जाता है। थियोडोर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लटनी वाला हाथ हल्की स्क्रैचिंग आवाज निकालने लगता है। ग्लटनी आर्टिफैक्ट को और अंदर खींचता चला जाता है। प्रोफेसर विंस की आंखें सख्त हो जाती हैं। शॉक और सरप्राइज साफ दिखाई देता है। मेन कैरेक्टर ग्लटनी को आदेश देता है कि आर्टिफैक्ट को कंज्यूम कर ले। रोरिंग फ्लेम्स के साथ प्रोफेसर का ऑफिस गुलाबी धुएं से भर जाता है। थियोडोर का हाथ शूटिंग स्टार की तरह चमकने लगता है, लेकिन थियोडोर अपनी जगह शांत खड़ा रहता है। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, फ्लेम कटिंग आर्टिफैक्ट कंज्यूम्ड। आर्टिफैक्ट काफी प्रेशियस और हाई क्वालिटी था। ग्लटनी भारी आवाजों के साथ आर्टिफैक्ट को चबाता है। थियोडोर पूरी ताकत से खुद को संभाल कर खड़ा रहता है। सिस्टम बताता है कि यह मेडालियन कार्टर फैमिली की स्पेशल टेक्निक से बनाया गया था। अग्रीमेंट ब्लड अलायंस के जरिए पूरा हुआ है। आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने पर यूजर की मैजिकल पावर टेम्पररीली बढ़ती है और फ्लेम मैजिक में कन्वर्ट हो जाती है। अग्रीमेंट के बाद थियोडोर के चारों तरफ गुलाबी फ्लेम्स निकलने लगती हैं। प्रोफेसर विंस बिना कुछ कहे सब देखता रहता है। ग्लटनी मुंह खोलता है और थियोडोर का हाथ हल्का कांपने लगता है। अगले ही पल थियोडोर और गहरे हेज में ढक जाता है। प्रोफेसर विंस पूरी तरह से शॉक्ड थे। उनके चेहरे से काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था, लेकिन नजर थियोडोर से हटती नहीं। विंस थियोडोर से कहता है कि अब शुरुआत से सब कुछ डिटेल में समझाए। विंस समझ जाता है कि थियोडोर के बाएं हाथ में अब एक ऐसा ग्रिमोयर है जो आर्टिफैक्ट्स और मैजिकल बुक्स अब्सॉर्ब करता है। थियोडोर का चेहरा पसीने से भर जाता है। प्रोफेसर गंभीर आवाज में बताता है कि ऐसे ग्रिमोयर का नॉलेज अकल्पनीय होता है। अब्सॉर्ब्ड ऑब्जेक्ट की पावर तभी मिलती है जब उसका होस्ट उस तकनीक को समझ जाता है। साथ ही बेरर उस ऑब्जेक्ट की मैजिकल एबिलिटीज भी सीख सकता है। विंस थियोडोर से पूछता है, तो क्या वो सही समझ रहा है? थियोडोर शर्मिंदगी में सिर झुका लेता है और माफी मांगता है। विंस आगे कहता है कि एक प्रोफेसर होने के नाते वो एकेडमी की लाइब्रेरी की बुक्स ग्रिमोयर को खिलाने की इजाजत नहीं दे सकता, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि उस वक्त थियोडोर के लिए ये लाइफ एंड डेथ का मामला था। विंस चेतावनी देता है कि अगर ग्लटनी को खिलाना बंद किया गया तो ग्लटनी अपने होस्ट को ही खा जाएगा।
फिर विंस ये भी कहता है कि उसे ये सब जानकर संतोष मिला है। थियोडोर के हाथ हल्के कांपते हैं। विंस उसे ध्यान से देखता है। थियोडोर एक सवाल पूछने की इजाजत मांगता है। विंस उसे गंभीर नजर से देखने लगता है और कहता है कि वो सवाल पहले ही समझ चुका है। विंस वही सवाल दोहराता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर मैंने तुमसे ये क्रिएचर छीना क्यों नहीं? विंस हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि इसका जवाब बहुत सिंपल है। हाई लेवल मैजिशियंस के लिए ये ग्रिमोयर सिर्फ एक बेकार ट्रिंकेट है। ये सुनकर थियोडोर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, तो क्या ग्लटनी बेकार है? विंस साफ कहता है कि ग्लटनी को ग्रिमोयर भी नहीं कहा जा सकता। ये कोई किताब नहीं है। ये अपने ओनर पर पैरासाइट की तरह चिपका रहता है। विंस सोचता है कि अगर ओनर को मार दिया जाए तो ग्लटनी नया विक्टिम ढूंढ लेगा, और क्योंकि ये ट्रांसफर भी नहीं हो सकता तो सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि ओनर को अपने करीब रखा जाए ताकि ग्रिमोयर को स्टडी किया जा सके।